पानी बोल दिया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी स्माप्ति मैम? गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कितना डेट है आज का? 20 अगस्त 2024। कैसे हैं आप लोग? हॉलीडेज में पढ़ाई की या नहीं की, ये बताइए। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है, ऐसा लग रहा है। थोड़े टाइम, लॉन्ग टाइम अगो, लॉन्ग कह रहे, लॉन्ग टाइम अगो। अरे अभी अभी तो क्लास हुई थी, इस हफ्ते थोड़ा एक छुट्टी हो गया है ना। हाउ वाज योर ट्रिप? इट वाज गुड बेटा, थैंक यू फॉर आस्किंग। आप लोग कैसे हैं? आप लोगों ने अपनी छुट्टी को अच्छे से यूटिलाइज किया या नहीं किया? जितनी भी छुट्टियां आप लोगों को अपार्ट फ्रॉम योर संडेज मिलती है, एडिशनल छुट्टियां जो भी मिलती है, उन छुट्टियों को बेटा यूटिलाइज करना तो आप लोगों को चाहिए, वो आप ही लोगों की बेटा जिम्मेदारी है ना। हाँ अच्छा, चलिए हम शुरू करते हैं। आज वैसे लास्ट लेक्चर है, आज हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस मेनली करनी है तपस्या सीरीज। और जो डिसऑर्डर्स थोड़े से बचे हुए थे, वो रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स में हमने स्किन पढ़ लिया था, लंग्स पढ़ लिया था, लिवर के बारे में पढ़ना है। तो ये वाली पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे, चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और फिर बेटा हम अगले हफ्ते नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा आप मेरी बात सुनिए, मिस यू ऑल बेटा, मिस यू ऑल। अरे रूबी बेटा, अच्छा आप मेरी बात सुनिए। हाँ आप मेरी बात सुनिए। आपका अभी फिलहाल जो मैं हमेशा कहती हूँ बेटा, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ पा रही हूँ, आप अगर थोड़ी सी चीजों को समझेंगे, आपको जितनी भी बेटा ये एडिशनल ब्रेक्स मिलती है, इसमें आपके जितने भी बैकलॉग्स है, जितनी भी चीजें आप लोग की छूटी हुई है, या फिर रिवीजन बेटा, इसको आपको बहुत अच्छे से प्लान करना चाहिए, क्योंकि ऐसे हॉलीडेज आपको मुश्किल से ही मिलते हैं। और जिस हिसाब से बेटा आपके बैकलॉग्स है, आपको ऐसे बीच बीच में अगर एडिशनल एक्स्ट्रा छुट्टियां मिल रही है, तो ये आपके बहुत काम की हो सकती है अगर आप इसको अच्छे से यूज करें। अदरवाइज बेटा आप तब भी टाइम वेस्ट करेंगे क्लास में भी, जो ऐसे बेटा आप स्पैमिंग कर रहे हैं अभी भी। बेटा आप इतनी स्पैमिंग मत कीजिए, देखिए आप पढ़ने के लिए आए हैं, आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। हाँ आप पढ़ने के लिए आए हैं, ठीक है, आपका फोकस सिर्फ पढ़ाई करना होना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ अभी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है। बहुत दिनों के बाद वैसे भी क्लास हो रही है ना। और आज हमारा डिसऑर्डर्स वाला पार्ट है, डिसऑर्डर्स वाला पार्ट है, और तपस्या सीरीज है जहां हम पीवाईक्यूज करेंगे और अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों को इसके अलावा बेटा कुछ कहना है? अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस, बिल्कुल नीड बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ज्यादा बेटा हम पोल नहीं कंडक्ट करेंगे, इनिशियल क्वेश्चंस में हम कुछ कुछ पोल कंडक्ट करेंगे। प्रैक्टिस इनिशियल क्वेश्चंस जो हम पीवाईक्यूज के करेंगे, उसमें हम कुछ कुछ बेटा पोल करेंगे, उसके बाद हम बिना पोल के ही बेटा आंसर्स करेंगे, ठीक है। यस मैम, एक्स्ट्रा क्लास जो हो जाती है, एक्स्ट्रा क्लास कब होती है? एक तो तुम ही आधे टाइम बेटा डिमांड करते हो, सैटरडे क्लास ले लो मैम, ऐसे क्लास ले लो मैम, हाँ, फिर खुद जब एक्स्ट्रा क्लास एक आधा होती है तो तुम बहाने मार रहे हो। देखो जिंदगी में बहाने नहीं बनाने हैं बेटा, मैं आपको कह रही हूँ, ये समय आपका बीतता जाएगा। देखो जितने बच्चे स्पैम कर रहे हैं, स्पैम करते हैं, अभी नहीं क्लासेस में स्पैम करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं बेटा, समय की खासियत है, समय बीत जाता है। अगस्त का महीना अभी शुरू हुआ था, अगस्त एंड होने वाला है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीनों में आपका ये साल खत्म हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, देखते देखते आप 12वीं क्लास में आ जाओगे, देखते देखते 12वीं का लोड आएगा, देखते देखते आपको 12वीं के बोर्ड्स का लोड आएगा, देखते देखते 11th की रिवीजन का लोड आएगा, और देखते देखते आपका नीट एग्जाम आ जाएगा, ठीक है। तो समझदार बच्चा वही है, खास करके 11th वाले बच्चों को मैं इसलिए कहती हूं क्योंकि आपके पास अभी समय है, आपके पास अभी समय है कि बेटा आप अपने आप को ना सुधार लो। भैया थोड़ा सा गर्म पानी मिक्स करना था, ठीक है। चलिए शुरू करें बेटा। यस एवरीवन, एक बारी बेटा क्विक रिवीजन करें,
एक बार पिछली क्लास को क्विकली रिवाइज करें। बेटा हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? आई थिंक रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन हमने पढ़ा था। यस, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन हमने पढ़ा था। आई थिंक सो हमने यही पढ़ा है। तो एक बारी मुझे बता देना, तो समाप्ति एक्सप्रेस चलाएंगे, मुझे एक बारी बता देना रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन हमने पढ़ा था या नहीं। हैशटैग समाप्ति एक्सप्रेस, ठीक है, हैशटैग समाप्ति एक्सप्रेस। करें फिर शुरू। यस यस, तो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में बेटा हमने पढ़ा था। देखो रेगुलेशन का मतलब होता है मैम, देखो कभी कभार, मैं रिवीजन करा रही हूं, एक बारी देखना बेटा आपको कितना याद आ रहा है कितना नहीं, है ना। तो कभी कभार हमारी बॉडी फ्लूइड्स में चेंजेस आते हैं, कभी इंक्रीज बॉडी वॉल्यूम भी दिख सकता है, कभी डिक्रीज्ड बॉडी फ्लूइड भी वॉल्यूम वाइज दिख सकता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एक्सेसिव अगर स्वेटिंग हो जाए तो स्वेटिंग से, स्वेट से पानी का लॉस हो गया, या आपको लूज मोशंस हो गए, बहुत ज्यादा पानी का लॉस हो गया बेटा, तो ऐसी सिचुएशन में बॉडी क्या करती है बेटा, उसको नॉर्मल करने की कोशिश करती है, रेगुलेट करने की कोशिश करती है, चाहे आपका ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो चाहे आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो। और मैंने इसके पीछे आपको एक बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बताया था, जिसका इस्तेमाल करके आप कोई भी क्वेश्चन बेटा सॉल्व कर सकते हो, है ना। आपने क्या कहा, आपने ये पढ़ा था कि मैम देखो जब भी हमारा ब्लड वॉल्यूम कम होता है, ब्लड वॉल्यूम कम होता है, ब्लड में प्लाज्मा है मैक्सिमम और प्लाज्मा में मैक्सिमम है पानी, यानी कि मैम पानी का अमाउंट या पानी का वॉल्यूम कम हो रहा है। अगर आपका ब्लड वॉल्यूम कम है यानी ब्लड में पानी कम है, यानी कि ब्लड का प्रेशर कम है, और अगर आपका ब्लड का प्रेशर कम है तो अल्टीमेटली आपका जीएफआर भी कम हो जाएगा। ये एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी आप वो सारी चीजें करेंगे जिससे आप ब्लड में पानी को खींच सके, पानी को एब्जॉर्ब कर सके। पानी एब्जॉर्ब होगी तो आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जीएफआर भी बढ़ेगा। एग्जैक्टली अपोजिट चीज होती है बेटा जब आपका ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होता है। जब आपका ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होता है तो आपका ब्लड में पानी ज्यादा होता है, ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, तो जीएफआर भी ज्यादा होती है। ज्यादा होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है बेटा, नॉर्मल होना चाहिए, चाहे ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो चाहे ब्लड वॉल्यूम कम हो, इसको आप रेगुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मैकेनिज्म। नंबर 1 आपने पढ़ा था रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस, और मैंने कहा था प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम पता होगा तभी आप बेटा सोल्यूशन निकाल पाएंगे। प्रॉब्लम क्या है बेटा, प्रॉब्लम है कि आपकी ब्लड वॉल्यूम कम है। आप जब भी हाइपोथैलेमस का रेगुलेशन देखते हैं तो आप देखते हैं आपका ब्लड वॉल्यूम कम है, यानी ब्लड का प्रेशर कम है, यानी कि जीएफआर कम है। ऐसी सिचुएशन में आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। सो डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम कैन एक्टिवेट सर्टेन ऑस्मो रिसेप्टर्स जो आपकी चेंज इन ऑस्मोलैरिटी को डिटेक्ट करते हैं, और आपके हाइपोथैलेमस में कुछ ऐसे ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं जो फिर सिग्नल देते हैं कि भैया अब आपका ऑस्मोटिक बैलेंस चेंज हो चुका है, आपकी बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में चेंज आ चुका है, अब आप क्या करें, पिट्यूटरी को सिग्नल दें और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हमारा वैसोप्रेसिन स्टोर्ड है उसको रिलीज करवाएं। वैसोप्रेसिन और एडीएच क्या करता है, आपके डीसीटी पर एक्ट करता है, आपके कलेक्टिंग डक्ट पर एक्ट करता है और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कराता है। पानी रीएब्जॉर्ब हो गया, ब्लड वॉल्यूम बेटा नॉर्मल हो गया, ब्लड वॉल्यूम मतलब पानी एब्जॉर्ब किया, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, जीएफआर बढ़ा, आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया, दैट इज एडीएच। इसके अलावा ये एक और तरीके से जीएफआर को बढ़ा सकता है बाई कॉन्स्ट्रिक्टिंग द ब्लड वेजल्स। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन भी इसका काम होता है, क्योंकि इसका नाम ही है वैसोप्रेसिन, तो ब्लड वेजल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जीएफआर बढ़ेगा। फिर आपने पढ़ा बेटा दूसरा रेगुलेशन बाई रास मैकेनिज्म या जेजीए। रास मैकेनिज्म का क्या मतलब था बेटा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, दैट इज रास मैकेनिज्म। जैसे ही आपकी कंडीशन यहां पे भी सेम है, जीएफआर कम होती है, जैसे ही आपकी जीएफआर कम होती है, आपके जो जेजी सेल्स थे, जो एफरेंट आर्टेरियोल के मॉडिफाइड सेल्स थे, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस के पार्ट थे बेटा, ये जेजी सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, रेनिन। रेनिन याद रखिएगा, सिंगल एन वाला रेनिन है, डबल एन वाला रेनिन आपको अगर एग्जाम में दे दे तो गलत होगा बेटा। डबल एन वाला रेनिन होता है एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, इन्फेंट्स में होता है मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। ये सिंगल एन वाला रेनिन जो होता है, सबसे पहले ये एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, और एंजियोटेंसिन 1 आगे जाके एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एसीई, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम।
जैसे ही आपका एंजियोटेंसिन 2 बनता है बेटा, इसके फर्दर कितने फंक्शंस होते हैं? आपका एंजियोटेंसिन 2 जाके एक्ट करता है आपके डायरेक्टली पीसीटी पर, और पीसीटी से सोडियम आयन और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कराता है। ये आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स पर एक्ट करता है, और एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज करवाता है एल्डोस्टेरॉन विच इज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। वो आपके डीसीटी पर एक्ट करेगा, मिनरल की रीएब्जॉर्प्शन कराता है, पैसिवली पानी भी रीएब्जॉर्ब हो जाता है। जहां भी मैं जाती हूं वहीं चले आते हो, सोडियम के पीछे पीछे पानी, ठीक है। और तीसरा इसका भी काम होता है बेटा, इट्स अ पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। ये भी एक बहुत तगड़ा वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ब्लड वेजल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, और ये जब ब्लड वेजल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो भी जीएफआर बढ़ेगा। इनफैक्ट जब इसने बेटा मिनरल की रीएब्जॉर्प्शन कराई, पीछे पीछे पानी रीएब्जॉर्ब हुआ, तो पानी तो रीएब्जॉर्ब हुआ ना, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, ब्लड प्रेशर बढ़ा, जीएफआर बढ़ा, ठीक है। फिर आपने पढ़ा तीसरा फैक्टर विच इज रिलीज्ड बाय द हार्ट। हार्ट से रिलीज होता है बेटा, that is ANF, atrial natriuretic factor, released by the atrial wall of heart। हार्ट से जब ब्लड पास होता है, और ये इकलौता ऐसा फैक्टर है जो इंक्रीज जीएफआर के केस में प्रोड्यूस हो रहा था। हाइपोथैलेमस और रास ये दोनों कब काम कर रहे थे बेटा? जब आपका जीएफआर कम था। लेकिन आपका एएनएफ काम करता है जब आपका जीएफआर ज्यादा होता है, जब आपका ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है, जब ब्लड में पानी ज्यादा है। जब ऐसे वॉल्यूम ऑफ ब्लड आपके हार्ट से पास करता है तो आपका हार्ट रिलीज करता है एएनएफ। इसका सबसे पहला काम होता है टू चेक अपॉन रास, यानी कि इनहिबिट करता है ये रास को, क्योंकि रास का काम था लो जीएफआर में काम करना। अभी लो जीएफआर की कंडीशन तो है नहीं, तो ये सबसे पहले रास को चुप करा देगा। रास अगर चुप हो गया तो एल्डोस्टेरॉन चुप हो जाएगा। अगर एल्डोस्टेरॉन चुप हो गया तो Na+ जो रीएब्सॉर्ब हो रहा था, जिसके साथ साथ पानी रीएब्सॉर्ब हो रहा था, अब वो चीज की रीएब्सॉर्प्शन नहीं होगी बेटा। जब वो चीज की रीएब्सॉर्प्शन नहीं होगी तो Na+ आपके यूरिन से रिलीज होगा, इसीलिए बोलते हैं यूरेटिक, नेट्री यूरेटिक फैक्टर, क्योंकि सोडियम आयंस रीएब्सॉर्ब नहीं हो रहे तो सोडियम आयंस यूरिन से पास आउट होंगे। तो इसने रास को इनहिबिट करा, एल्डोस्टेरॉन को चुप करा दिया, इसके प्रेजेंस में सोडियम आयंस यूरिन से बाहर रिलीज होंगे। इट इज द ओनली फैक्टर जो आपने अभी तक पढ़ा है विच इज अ वैसोडाइलेटर। ये ब्लड वेजल्स को डायलेट करता है, ये ब्लड वेजल्स को डायलेट करता है। बाकी दोनों आपने एल्डोस्टेरॉन बाकी दोनों आपने एंजियोटेंसिन 2 और एंटी डायूरेटिक फैक्टर, क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन फैक्टर नहीं, एडीएच, ये दोनों जो आपने पढ़े हैं बेटा, दे आर द वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। ये इकलौता ऐसा पढ़ा है आपने जो वैसो डाइलेटर है। फिर आपने पढ़ा रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। मैम देखो मेनली एक्सक्रीशन में तो हमारे नेफ्रॉन्स काम आते हैं, किडनी काम आती है, बट इसके अलावा हमारे लंग्स से भी सर्टेन अमाउंट ऑफ H2 एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ CO2 के लिए वैल्यू भी दी हुई है। 200 ml पर मिनट एलिमिनेशन कर सकते हैं हम अपने लंग्स की मदद से CO2 को, तो दैट इज ऑल्सो एन एडिशनल मिसलेनियस एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। हमारा स्किन भी होता है बेटा, स्किन में हमारे पास 2 ग्लैंड्स मेंशन किए हुए हैं, एक स्वेट ग्लैंड्स जिनको सुडोरिफिक ग्लैंड्स भी बोलते हैं, एक सिबेशियस ग्लैंड जिनको हम ऑयल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। सिबेशियस ग्लैंड से रिलीज होता है बेटा सीबम या फिर ऑयल जिसे बोलते हैं। सुडोरिफिक ग्लैंड या स्वेट ग्लैंड से रिलीज होता है बेटा स्वेट। स्वेट में होता है आपका लैक्टिक एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, H2O एंड NaCl। और आप अगर सीबम में देखोगे या ऑयल में देखोगे, इसमें होता है हाइड्रोकार्बन्स, स्टेरॉल्स और वैक्सेस। इसके अलावा लिवर विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ये भी एक्सक्रीटरी होता है। इसमें से भी बेटा बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बॉडी से बाहर जाते हैं। तो हम एक बारी बेटा लिवर को लिख लेते हैं एज अ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, फिर हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। डिसऑर्डर्स में ज्यादा है नहीं, डिसऑर्डर में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस दिया हुआ है, रीनल कैल्क्यूलाई दिया हुआ है और रीनल फेलियर दिया हुआ है। बाकी जो हमने अंदर अंदर चैप्टर में पढ़े हैं, इंसिपिडस और मेलाइटिस, वो तो अंदर अंदर चैप्टर में हमने पढ़ा है, बस ये दिया हुआ है। शुरू करें फिर बेटा एक बारी। यस यस एवरीबॉडी, लिवर के बारे में एक बारी लिख ले, शुरू करें। क्विक रिवीजन हो गया बेटा सारे बच्चों का, तो एक बारी थम्स अप दे दीजिएगा प्लीज, एक बारी बेटा थम्स अप दे दीजिएगा अगर क्विक रिवीजन हो गया है। यस एवरीवन, डन 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 डन। यस एवरीबॉडी, बेटा बस एक सेकंड मुझे टाइम देना। चलिए
लिवर एज अ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, भाई लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो तुम्हें पता है बेटा, इट इज सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि लिवर आपकी बॉडी में एक तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। जितना गंद बेटा तुम अपनी बॉडी के अंदर लेके आते हो, उन सबको बॉडी से डिटॉक्सिफाई, उसको भी बड़ा लोड होता है। अगर आपने बेटा ऐसे सब्सटेंसेस लिए जिसकी वजह से लिवर को बहुत ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन करनी पड़ी है, तो बड़ा लोड पड़ जाता है लिवर के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ग्लैंड है, और जैसा कि मैंने कहा लार्जेस्ट ग्लैंड है ना, तो थर्ड आई थिंक हम लिख रहे होंगे, दैट इज लिवर। इस बेचारे को तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि बेटा ये आपकी बहुत मदद करता है, बहुत ज्यादा मदद करता है। दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ठीक है। अब किस किस चीजों की एलिमिनेशन ये कर सकता है बेटा? बहुत सारी चीजों की एलिमिनेशन करता है। इट एलिमिनेट्स कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। डिग्रेडेड मतलब टूटे हुए स्टेरॉइड्स या स्टीरोल्स। ड्रग्स बेटा, कोई भी ऐसी दवाई को ड्रग्स कहते हैं। जो ड्रग्स सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आता है, सिर्फ वो ड्रग्स नहीं होते बेटा, ड्रग्स आर ऑल्सो मेडिसिन, है ना। इसके अलावा बाइल पिगमेंट्स, अगर आपने डाइजेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको बाइल पिगमेंट्स का अंदाजा होगा कि बाइल पिगमेंट्स क्या होते हैं। बिलीरुबिन, मैंने कहीं तो इनका नाम लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें बॉडी फ्लूइड्स में बताया है शायद मैंने। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन जॉन्डिस के केस में ये आपके बॉडी में बढ़े हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि लिवर इसको एलिमिनेट कर रहा था, लिवर बाइल पिगमेंट्स को एलिमिनेट कर रहा था, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन को। अगर लिवर मैल फंक्शन हो जाए ना बेटा, या लिवर ढंग से काम ना करे, तो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे। और अगर बेटा यूरिन की कलर में भी बताया था, इसी चैप्टर में बताया। अच्छा, तो अगर ये बिलीरुबिन बिलीवर्डिन जिसको आपका लिवर एक्चुअल में एलिमिनेट कर रहा था, आपका एक्चुअल में डाइजेशन जब होता है ना बेटा, ये डाइजेशन चैप्टर से भी रिलेटेड है, तो आपके फूड बाइल जूस होता है, बाइल जूस में ये बाइल पिगमेंट्स को रिलीज करते हैं हम। तो आपके फीकल मैटर का जो कलर आता है वो एक्चुअल में इसी बाइल पिगमेंट्स की वजह से आता है, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन। अब ये तो बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है आपके फीकल मैटर के साथ साथ, क्योंकि ये बाइल जूस में रहता है। बाइल जूस आपके फूड को डाइजेस्ट करता है, और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसी के साथ साथ ही बॉडी से एलिमिनेट हो गया। अगर ये एलिमिनेट नहीं होता है तो ये आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा। किसी भी कारणवश में भी आपका लिवर मैल फंक्शनिंग हो गई है, तो बाइल पिगमेंट एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। अगर ये बॉडी में एक्यूमुलेट हो गई तो पीलिया हो जाता है बेटा, दैट इज जॉन्डिस। तो जॉन्डिस हो जाती है, इसको हम एलिमिनेट करते हैं यूजुअली, एलिमिनेट नहीं कर पाए तो एक्यूमुलेट कर जाता है। एक्यूमुलेट मतलब रह जाता है बॉडी में, तो जॉन्डिस की कंडीशन आ जाती है। समझ में आ गई बेटा बात? यस। बट यूजुअली तो ये इसको एलिमिनेट आउट कर रहा है, कुछ वाइटामिन को भी एलिमिनेट करता है, एक्सेट्रा लिख लेते हैं। So this also acts as a excretory structure, your lungs, your liver, your skin. ठीक है? Yes everyone? Done and not done? What is jaundice? अरे भाई jaundice नहीं होता कुछ, ये क्या लिखा है आपने? jaundice? इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस पढ़ाते वक्त में क्या कर रहे थे आप? जॉन्डिस होता है भाई, जॉन्डिस, पीलिया, दिस इज जॉन्डिस। डन बेटा, एक बारी एनसीईआरटी की रीडिंग करें। हाँ, एक बारी एनसीईआरटी की रीडिंग करें। एनसीईआरटी ने क्या क्या दिया हुआ है, इवन आपका सलाइवा भी एक्सक्रीटरी होता है। एनसीईआरटी में ना
कॉम्पोजिशन तो नहीं दिया हुआ, बट आपके सलाइवा के थ्रू भी आप स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट करते हो, ठीक है। अदर देन किडनी, लंग्स, liver, skin also helps in elimination of excretory waste. Our lungs remove large amount of CO2, approximately 200 ml per minute, and also significant quantity of water every day. ठीक है. Liver, the largest gland in our body, secretes bile containing substances like bilirubin, biliverdin, cholesterol, degraded steroid hormones, vitamins and drugs. ये सारी चीजें कहाँ हैं? ये जितनी भी चीजें आप एलिमिनेट करते हो, ये किसके थ्रू करोगे? जो लिवर का प्रोडक्ट है भाई, जो लिवर का प्रोडक्ट है, आप कह रहे हो ना, आप कोलेस्ट्रॉल, विटामिन को, ड्रग्स को, डिग्रेडेड स्टेरॉल्स को, बाइल पिगमेंट्स को एलिमिनेट करते हो, एक्सेट्रा, वाया बाइल जूस ना, जो उसका जूस है उसी के अंदर आपको ये सारी चीजें मिल रही है ना बेटा, वाया बाइल जूस। लिवर का काम ही है बाइल जूस को सिक्रीट करना, इसी बाइल जूस के थ्रू बेटा आप इन सारी चीजों को डालते हो उसके अंदर और उसके थ्रू आप एलिमिनेट करते हो, ठीक है। गॉल ब्लैडर बाइल जूस नहीं बनाता, गॉल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करता है, ये भी गलतफहमी बहुत सारे लोगों को होती है। गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल, ये बाइल बनाता नहीं है। बाइल जूस आपके लिवर का प्रोडक्ट है बेटा, लिवर इसे सिंथेसाइज करता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस अल्टीमेटली पास आउट अलोंग विद डाइजेस्टिव वेस्ट, क्या यही बात मैंने आपको बताई? इसमें से ज्यादातर सब्सटेंसेस आपके डाइजेस्टिव वेस्ट, आपका जो स्टूल होता है, आपका जो फीकल मैटर होता है, उसके थ्रू पास होती है, क्योंकि बाइल आपके डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है तो फूड प्रोडक्ट के साथ ही तो मिक्स होगा ना, तभी तो उसे डाइजेशन में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, है ना। और फिर जब वो फीकल मैटर बनता है तो फीकल मैटर के थ्रू एलिमिनेट आउट करता है। The sweat and sebaceous glands in the skin can eliminate certain substances through their secretion. Sweat produced by the sweat gland is a watery fluid containing NaCl, small amount of urea, lactic acid. The primary function of the sweat, बेटा जिसको स्टेरॉल, जो भी पूछ रहे हैं ना, स्टेरॉल्स क्या होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी एक स्टेरॉइड ही है, ये आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे, उसका वेट करो। आप लिपिड्स में पढ़ते हो स्टेरॉइड्स, दे आर मॉडिफाइड लिपिड्स, जैसे प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वैसे ही डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं जिनमें आप स्टेरॉल्स के बारे में पढ़ते हो, स्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। यस, जैसे कोलेस्ट्रॉल इज अ स्टेरॉल एंड स्टेरॉल्स आर अ टाइप ऑफ स्टेरॉइड्स। मैं आपको पढ़ाऊंगी, मैं ये बायोमोलिक्यूल्स में आपको पढ़ाऊंगी। स्टेरॉइड्स जो होते हैं ना बेटा, दे कम अंडर अ कैटेगरी ऑफ लिपिड्स, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाऊंगी। और स्टेरॉइड्स के अंदर ही आपके स्टेरॉल्स आते हैं, स्टेरॉल्स, इसके अंदर ही आपके स्टेरॉल्स आते हैं। सबसे कॉमन स्टेरॉल जो आप पढ़ते हो दैट इज कोलेस्टेरॉल, नाम में ही है ना। मैं आपको ये पढ़ाऊंगी बेटा किसमें, बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। फिर आप पढ़ते हो क्या, दो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू फैसिलिटेट कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस, इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट मेंशन्ड अबव। आपके स्वेट का मेन काम एक्सक्रीटरी नहीं था, मेन काम एक्सक्रीटरी किसका है बेटा, आपके किडनीज का। पर मैम इसका मेन काम होता है आपकी बॉडी की कूलिंग। जब ऑफकोर्स बेटा स्वेट रिलीज होता है तो बॉडी कूल डाउन हो रही होती है, लेकिन ऑफकोर्स इसके साथ साथ में ये कुछ ना थोड़ा बहुत एक्सक्रीशन में भी कंट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। Sebaceous gland यानी कि ऑयल ग्लैंड eliminate certain amount of substances like sterols, the hydrocarbons, waxes through the sebum. Sebum is the product. Sebum is the oil बेटा, है ना, वो उसका प्रोडक्ट है। जैसे स्वेट ग्लैंड का प्रोडक्ट होता है स्वेट, ऑयल ग्लैंड का प्रोडक्ट होता है सीबम या ऑयल, है ना। This secretion provides a protective oily covering for the skin. हमारे स्किन के ऊपर, आप अपने फेस के ऊपर देखते हो ऑयल का प्रोडक्शन हो जाता है, that is a protective covering for the skin. Do you know that small amount of nitrogenous waste could be eliminated through the saliva too? Yes, सलाइवा से, जैसे कि मैंने कहा कि थोड़े अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट आपके सलाइवा से भी बेटा एलिमिनेट आउट होते हैं, ठीक है। इसका एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन नहीं दिया हुआ, तो आपको करने की भी जरूरत नहीं है कि आप एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन को लिखो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यस, कोई दुखकर समस्या बेटा कि किसने क्या एलिमिनेट आउट किया, क्या इसमें कोई दिक्कत, क्या इसमें कोई दिक्कत बेटा। नोज पे भी सीबम प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल सही। ईयर में भी बेटा, ईयर में भी प्रोड्यूस होता है वैक्सिस, है ना। वैक्सिस अगेन अ कैटेगरी अंडर लिपिड्स।
लिपिड्स में ही वैक्सेस आते हैं बेटा। बायोमोलिक्यूल्स का वेट करना, जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट आते हैं बेटा डिसऑर्डर्स ऑफ दिस चैप्टर। हालांकि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा डिसऑर्डर्स नहीं दिए हुए, एक डिसऑर्डर का जो है ट्रीटमेंट दिया हुआ है जिससे क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, सबसे पहला डिसऑर्डर दिया हुआ है जिसे कहा गया है ग्लोमेर्युलोनेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस, जहां पे भी बेटा आइटिस वर्ड यूज हो जाए, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में आइटिस वर्ड यूज हुआ है ना, आइटिस। आइटिस स्टैंड्स फॉर इन्फ्लेमेशन। आइटिस का क्या मतलब है बेटा? आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। कहीं पे भी आइटिस वर्ड यूज हो, आर्थराइटिस, नेफ्राइटिस, है ना, आइटिस वर्ड यूज होने का मतलब ही होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब होता है? इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है बेटा वो एरिया डैमेज हो जाना, जहां पे भी इन्फ्लेमेशन होता है वहां रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। जैसे इन्फ्लेमेशन इन द वॉल ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, किसके किस में होता है? आपके अस्थमा, इन्फ्लेमेशन हुआ ना, डैमेज हो जा रहा है वो पर्टिकुलर पार्ट। यहां पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलो, इन्फ्लेमेशन एक्चुअल में होती है इन द ग्लोमेरुलस, और या फिर कहीं कहीं पे आप पढ़ोगे इन द फिल्टरेशन मेम्ब्रेन। बेसिकली ग्लोमेरुलस इज अ पार्ट ऑफ फिल्टरेशन मेम्ब्रेन, तो इन्फ्लेमेशन इन द ग्लोमेरुलस या फिर आप कह लो इन द फिल्टरेशन मेम्ब्रेन। समझे मेरी बात? और इन द फिल्टरेशन मेम्ब्रेन, समझे मेरी बात बेटा? ये किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कंजेक्टिवाइटिस, एक बच्चे ने, वैष्णवी ने बताया जैसे कंजेक्टिवाइटिस, आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन, है ना? यस। तो जिस प्रकार से बेटा आप कह रहे हो यहां पे आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन, कहां पे हुई? फिल्टरेशन मेम्ब्रेन में हुई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर रहा है? नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। सिंपली आपको याद रखना है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है फिल्टरेशन मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाना। अब बेटा अगर फिल्टरेशन मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो गया, फिल्टरेशन मेम्ब्रेन में डैमेज हो गया, तो जो चीजें फिल्टर नहीं होनी चाहिए थी ना, कई बारी वो भी फिल्टर आउट होने लग जाती है। जैसे ब्लड के सेल्स फिल्टर आउट होने लग जाते हैं, जैसे आरबीसी फिल्टर आउट होने लग जाती है, यूरिन रेड कलर का निकलने लगता है, इसे बोलते हैं हिमैटोयूरिया। डब्ल्यूबीसी फिल्टर आउट होने लग जाते हैं बेटा, उसे बोलते हैं पाईयूरिया। नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। इससे रिलेटेड क्या दुख दर्द और समस्या होती है बेटा? जबरदस्ती लिखोगे, जबरदस्ती रटोगे। मैं तुम्हें बस इतना बताना चाह रही हूं कि मैम इन्फ्लेमेशन इन द ग्लोमेरुलाई, इन्फ्लेमेशन से क्या क्या दुख दर्द और समस्या आती है? प्रोटीन्स फिल्टर आउट होने लग जाएगी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, प्रोटीन फिल्टर आउट हो सकती है, एल्बुमिनेरिया भी बोलते हैं। जो चीज नहीं फिल्टर होनी चाहिए वो चीज भी अगर फिल्टर आउट हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं, अगर जैसे ब्लड निकल रहा है तुम्हारे, ब्लड मतलब अगर हेमाटोयूरिया की कंडीशन है, मतलब आरबीसी फिल्टर आउट हो रहा है, तो डॉक्टर देखता है कि भैया कहीं तुम्हारी फिल्टरेशन मेम्ब्रेन में तो प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गई बेटा बात? यस यस। सो आपके एनसीईआरटी में तो सिर्फ दिया हुआ है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब क्या? मतलब इन्फ्लेमेशन इन द वॉल ऑफ ग्लोमेरुलाई और फिल्टरेशन मेम्ब्रेन। ठीक है। नंबर टू जिससे कई बार नीट में क्वेश्चन आया है, रीनल कैल्क्यूलाई। शायद आपके आसपास आपने कभी सुना हो कैल्क्यूलाई का क्या मतलब होता है। कैल्क्यूलाई कहीं पे भी हो सकता है। रीनल है, रीनल मतलब किडनी, कैल्क्यूलाई का मतलब है स्टोन्स। कैल्क्यूलाई का मतलब है स्टोन्स, स्टोन्स इन दी किडनी। किडनी स्टोन्स को बोला जाता है रीनल कैल्क्यूलाई। जरूरी नहीं है ये किडनी में ही बने, आपके कहीं और पार्ट में भी, गॉल ब्लैडर में भी कई बार बेटा स्टोन्स बन जाते हैं, बट स्टोन्स, पथरी जिसका नाम आप सुनते हो, किडनी स्टोन्स, उसको बोला जाता है रीनल कैल्क्यूलाई। तो स्टोन्स, मोस्ट कॉमन जो स्टोन होता है वो सॉल्ट होता है, किसका? मोस्ट कॉमन is formed of कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट सॉल्ट का सबसे कॉमन सॉल्ट दिखता है बेटा, स्टोन दिखता है।
मोस्ट कॉमन स्टोन, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सलेट सॉल्ट सबसे कॉमन स्टोन आपको इसका दिखता है। अगर स्टोन बन जा रही है, पथरी हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज रीनल कैल्कुलाई। समझ गए बात? यस यस। अब क्योंकि आप एक्सक्रीटरी पढ़ रहे हो तो एक्सक्रीटरी से रिलेटेड है रीनल कैल्कुलाई, ऑब्वियस सी बात है। नंबर 3 यूरीमिया। अब यूरीमिया में बच्चे ना नाम सुन के अक्सर कहते हैं यूरिया इन द यूरिन। यूरिया इन द यूरिन तो भैया नॉर्मल है, जैसे हिमाटो यूरिया मैंने बताया, हिमाटो मतलब आरबीसी यूरिया यूरिन में से निकल रही है, तो आप बोलते हो हिमाटो यूरिया, आरबीसी यूरिन में से निकल रही है। पीवाई पाई यूरिया डब्ल्यूबीसी यूरिन में से निकल रही है। यूरीमिया में यूरिया नहीं निकल रहा है यूरिन में से, वो तो नॉर्मल है बेटा, 25 से 30 ग्राम, वो तो नॉर्मल है। यूरीमिया का मतलब होता है अगर यूरिया ना निकले, यूरीमिया का मतलब होता है यूरिया इन ब्लड। अगर यूरिया ब्लड में ही रह जाए, फिल्टर आउट ना हो, फिल्टर आउट ना हो, तो वो कंडीशन होती है यूरीमिया। द यूरिया इज रिटेन्ड और एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड। और अगर ब्लड में यूरिया एक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारी किडनी बेटा काम नहीं कर रही है, डेफिनेटली मैल फंक्शनिंग है ना। दैट कैन बी बिकॉज ऑफ मैल फंक्शनिंग इन द किडनी। मैल फंक्शनिंग का मतलब होता है कम काम कर रहा है, जैसे मशीन्स मैल फंक्शनिंग हो रही है। वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है। अब ऐसे केस में जब आपकी किडनी मैल फंक्शन कर रही है बेटा और यूरिया को फिल्टर आउट नहीं कर पा रही है, तो शायद आप लोगों ने बेटा ऐसा सुना होगा कि ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए डायलिसिस की जाती है। शायद आपने सुना होगा, हाँ, डायलिसिस की जाती है। डायलिसिस में आर्टिफिशियल किडनी सेटअप एक होता है। अब किडनी जैसा नहीं दिखता है, बट एक ऐसा आर्टिफिशियल बेटा सेटअप होता है जिसके मदद से पूरे पेशेंट के ब्लड को बेटा निकाला जाता है फिल्टर करने के लिए। इट्स अ वेरी पेनफुल, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड इट्स नॉट अ परमानेंट ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं कि एक बारी डायलिसिस कर दिया तो पेशेंट को घर भेज दिया तो ठीक हो गया, नहीं। डायलिसिस रिपीटेडली करनी पड़ती है बच्चों। क्यों रिपीटेडली करनी पड़ेगी? क्योंकि यूरिन बनना थोड़ी बंद हुआ बेटा, यूरिन बनना बंद नहीं हुआ, आपके बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट बनना बंद नहीं हुआ। जब ये सब बंद नहीं हुआ बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है कि डायलिसिस भी कंटिन्यूअसली करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर यूरिया एक्यूमुलेट हो गया तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी बॉडी के अंदर, टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो फिर बेटा दिक्कत आ जाएगी। तो आपको करना पड़ता है यस डायलिसिस, हीमोडायलिसिस बोलते हैं, वीकली। यस यस, कॉस्टली भी होता है, बहुत कॉस्टली होता है, बिल्कुल। क्लास 10th में था, हाँ बिल्कुल। तो पढ़े बेटा इसको एक बारी, यस पढ़े इसको एक बारी, यस एवरीवन। तो टू ट्रीट द पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम यूरीमिया, टू ट्रीट द पेशेंट्स hemodialysis is performed. Hemodialysis is performed. अब हम इसको जरा समझेंगे। इसमें से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं बेटा, एक तो रीनल कैल्कुलाई से क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक तो हीमोडायलिसिस से भी बेटा क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखो अभी ऐसी सिचुएशन है कि किडनी बस यूरिया फिल्टर आउट नहीं कर पा रहा है ना, तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो हम हीमोडायलिसिस कर रहे हैं। अगर किडनी फेल हो गई ना बेटा, एक्यूट किडनी फेलियर, तो फिर तो आपको किडनी रिप्लेस करना पड़ जाएगा। अगर किडनी फेल कर गई तो फिर तो भैया किडनी रिप्लेस करना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना ही एक सोल्यूशन बनता है, ठीक है। छाया बेटा सबसे पहले ट्रांसप्लांट करने का नहीं सोच रहे हैं ना, कि यूरीमिया का केस है तो पहले ही ट्रांसप्लांट कर दो। अभी किडनी एकदम फेल नहीं हो गई है, किडनी फेलियर का सोल्यूशन होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। बेटा हीमोडायलिसिस को पढ़े एक बारी,
माई ग्रैंड मदर ऑल्सो वेंट थ्रू दिस। अच्छा, करें इसको। चलिए, हीमोडायलिसिस को जरा समझते हैं बच्चों, ठीक है। मैल फंक्शनिंग का मतलब होता है सही से काम ना करना। जैसा आपका दिमाग मैल फंक्शन कर जाता है एग्जाम हॉल में, करता है कि नहीं बेटा? देखो, सच बताओ, करता है कि नहीं? मैल फंक्शनिंग करती है कि नहीं? सही से काम ना करना। तुम तो सबसे ज्यादा रिलेट कर पाओगे बच्चों। अब कहो मैम आप तो हमेशा हमारी बेइज्जती ही करती रहती हैं। बेटा आपको ये पोर्ट्रेट में ही बनाना है। मैं यहाँ एक फ्लो चार्ट बनाऊंगी, फ्लो चार्ट ऐसे बनेगा, फ्लो चार्ट ऐसे बनेगा, ठीक है। तो कॉपी के राइट साइड में आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। कॉपी के राइट साइड में ये डब्बा बनाना है और लेफ्ट साइड से हम कुछ फ्लो चार्ट को बनाएंगे, हाँ ठीक है ना। जैसे डायग्राम बनाते वक्त बेटा तुम्हारा एकदम दिमाग मैल फंक्शनिंग कर जाता है ना? कर जाता है कि नहीं? बनाना है क्या मैम, लिखना है क्या मैम, करना है क्या मैम? तो इसे कहते हैं मैल फंक्शनिंग। पूरी तरह से अभी खराब नहीं हुआ है बेटा, बट बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है ना। हाँ, सबसे पहले हमें ये समझना है, हमें एक हीमोडायलिसिस में क्या है, हीमोडायलिसिस में हमें एक आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल करना है। अब बेटा फुल कंसंट्रेशन एकदम पढ़ाई में करो, ठीक है। देखो, आपने हीमोडायलिसिस क्यों किया? क्योंकि आपके ब्लड में यूरिया एक्यूमुलेट हो चुका था। आपको इस यूरिया को ब्लड में से फिल्टर आउट करना है। आपकी किडनी अब ये काम नहीं कर पा रही। आपको आपके आपके ब्लड को फिल्टर करना है बेसिकली। तो ब्लड को बाहर निकालना पड़ेगा। ब्लड को बाहर निकालते हैं कोई भी बेटा जो कन्वीनियंट, जैसे हाथों में होती है रेडियल आर्टरी। तो रेडियल आर्टरी से क्या करते हैं बेटा, हम ब्लड को निकालते हैं। रेडियल आर्टरी, ये रेडियल आर्टरी क्या करती है बेटा, यहां से ब्लड को जब आप निकालते हो फिर आप उस ब्लड को प्यूरिफाई करोगे। अभी कैसे प्यूरिफाई करने का मेरा मतलब यहां पे सिर्फ ये होगा, उसमें से यूरिया को एलिमिनेट करना है, ठीक है। देखो, तो हमने क्या किया बेटा, पेशेंट का हाथ बना देती हूं, ठीक है। इसको यूरीमिया की प्रॉब्लम थी, हमने कहा इसके पास से हमने ब्लड को निकाला, ब्लड इज टेकन आउट। एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया है, बट थोड़ा बहुत तो डिस्क्राइब किया है। ब्लड इज टेकन आउट फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी। कन्वीनियंट मतलब जहां से आप इजिली ब्लड को निकाल सको, कन्वीनियंट, कन्वीनियंट आर्टरी, इजिली निकाल पा रहे हो, कन्वीनियंट है। और होती कौन सी है, जैसे रेडियल आर्टरी, इसलिए मैंने हाथ बनाए हुए, हाथों में है आपकी ये रेडियल आर्टरी। डॉक्टर बनोगे तो सारी ब्लड वेजल्स के बारे में पढ़ोगे भी, देखोगे भी, है ना। यस, जैसे ही आपने ब्लड को निकाला, अब बेटा बॉडी के अंदर तो आपके पास एक एंटीकोगुलेंट अंदर काम कर रहा है ना, नेचुरल एंटीकोगुलेंट बॉडी के अंदर है, लेकिन जैसे ही ब्लड बाहर आता है वो कोगुलेंट अब बाहर काम नहीं कर सकता, वो एंटीकोगुलेंट अब बाहर काम नहीं कर सकता। तो आपको बाहर से एक एंटीकोगुलेंट देना पड़ेगा ताकि आपका ब्लड क्लॉट ना करे। आपकी बॉडी के अंदर तो नेचुरल एक, आप पढ़ते हो ना, क्या बोलते हैं, हेपारिन। अब आप ये बाहर से दोगे ताकि आपकी ब्लड जो है बाहर निकली है, क्लॉट होने की संभावना है, क्लॉट करने से रोकना है, आपने हेपारिन दे दिया, एंटीकोगुलेंट। ब्लड को 0 डिग्री पे लेके आते हैं ऑलमोस्ट, कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस ना हो। अनवांटेड एंजाइमेटिक रिएक्शंस बाहर आने के बाद आप नहीं चाहते हैं, आपने टेम्परेचर को 0 लेके आए ब्लड के। जैसे ही ये सारा कार्यक्रम हो जाता है, एंटीकोगुलेंट ऐड हो जाता है, 0 डिग्री पे ब्लड को ले आते हो, अब आप इसे पास करते हो हीमोडायलिसिस से, मतलब आर्टिफिशियल किडनी सेटअप से अब आप इसे पास करोगे। वो सेटअप कैसे बना होता है एक बार अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे ब्रॉट टू बॉडी टेम्परेचर, सॉरी ब्रॉट टू 0 डिग्री सेल्सियस
anticoagulant added, anticoagulant, heparin is added, heparin is added. अब इसे आप कैसे, कहां से पास कर रहे हो? इस सेटअप से पास करोगे. It is passed through cellophane tube. हीमोडायलिसिस के लिए अब आप मेन हीमोडायलिसिस, पूरा ही वैसे हीमोडायलिसिस है. अब देखो बेटा होता क्या है, आप इसे देख पा रहे हो, ये एक आर्टिफिशियल किडनी का सेटअप आप समझो. जैसे मानो ये क्या है, ये एक आर्टिफिशियल किडनी जैसा है. ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी जैसा सेटअप है. ये ट्यूब्स है बेटा, इनमें ना पोर्स होते हैं, सेलोफेन ट्यूब होती है और इसमें छेद होते हैं, इस ट्यूब में छेद होते हैं. इट इज पोरस, जिसमें से तुम अपने ब्लड को पास कर रहे हो. मैं ये पिंक कलर से बना रही हूं, इसका मतलब क्या है, इसमें से आप अपने ब्लड को पास कर रहे हो. जिस ब्लड को तुम्हें फिल्टर करना है बेटा, यहां से आप अपने उस ब्लड को फिल्टर पास कर रहे हो जिसे आपको फिल्टर करने की जरूरत है, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है, जिसमें यूरिया है. उसी यूरिया को तो आपको फिल्टर आउट करना है. ठीक है, ये जो सेलोफेन ट्यूब है, इसके चारों ओर एक सोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से इसे हीमोडायलिसिस कहते हैं बेटा. इसके चारों ओर ये सोल्यूशन होता है. इस सोल्यूशन को बनाना बेटा, जो मैं ब्लू कलर से बना रही हूं, इसे बोला जाता है डायलाइजिंग सोल्यूशन. दिस एंटायर सेलोफेन ट्यूब इज सराउंडेड बाय अ सोल्यूशन कॉल्ड एज डायलाइजिंग सोल्यूशन. क्या कहते हैं इसको बेटा? डायलाइजिंग सोल्यूशन कहते हैं. which is very 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 important, which is very 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 important. This is dialyzing solution. इसे बोलते हैं डायलाइसिंग सोल्यूशन. और जब आप इस डायलाइसिंग सोल्यूशन के कॉम्पोजिशन को देखेंगे, जो कि आपके पेपर में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. नहीं, मिक्स नहीं होगा फिल्टर्ड और नॉन फिल्टर्ड ब्लड, क्योंकि आप जैसे ही फिल्टर कर लेते हो तो उसको वेन्स के थ्रू रिटर्न करते हो, मिक्सिंग नहीं होती है बेटा. अभी सुनो बेटा, मेरी बात समझो. आपने अपने ब्लड को इस सेलोफेन ट्यूब से पास किया. सेलोफेन ट्यूब पोरस होता है, पोरस मतलब इसमें छेद होते हैं. अब आपके ब्लड को आपको फिल्टर करना है. यूरिया कहां होता है? ब्लड के प्लाज्मा में होता है ना बेटा. आप समझना मेरी बात को बेटा. इसके चारों ओर एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन को बोला डायलाइजिंग सोल्यूशन. इसका कॉम्पोजिशन जो होता है ना बेटा, इसका जो कॉम्पोजिशन होता है, लिखना इसको. इट्स कॉम्पोजिशन इज, यानी कैसा बना होता है, इट्स कॉम्पोजिशन इज सिमिलर टू प्लाज्मा, सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट. सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट. इसका कॉम्पोजिशन आपने ब्लड के प्लाज्मा जैसा रखा है, एग्जैक्टली प्लाज्मा जैसा रखा है, सिर्फ इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट आपने नहीं रखे. आपने इसका कॉम्पोजिशन प्लाज्मा जैसा क्यों रखा और इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट क्यों नहीं रखे? प्लाज्मा जैसा इसीलिए रखा ताकि जब आप अपने ब्लड को यहां से पास कर रहे हो ना बेटा, अगर इसकी और इसकी कॉम्पोजिशन सेम होगी तो वो सारी चीजें फिल्टर आउट नहीं होंगी जिसे आपको फिल्टर नहीं करना है. जैसे मैं आपको बताती हूं, आपके इस डायलाइजिंग सोल्यूशन में क्या नहीं है बेटा? नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है. बाकी प्लाज्मा में जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें इसमें है. इसमें छेद है बेटा, पोरस होती है ये, है ना. इसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत ही आसानी से, मैं यूरिया लिख दे रही हूं, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट आपको फिल्टर करने हैं वो बड़ी आसानी से बेटा इसमें से मूव आउट कर जाते हैं, बिना एफर्ट लगाए, बिना एनर्जी लगाए, बिना एनर्जी का इस्तेमाल किए पैसिवली आपके सेलोफेन ट्यूब से
ये नाइट्रोजनस वेस्ट मूव कर जाता है। गिन्नी बेटा बिल्कुल सही। आपने इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट इसीलिए नहीं रखा क्योंकि आप नाइट्रोजनस वेस्ट को आपके ब्लड से पैसिवली मूव कराना चाह रहे थे। तो पैसिवली कैसे मूव हो सकता है? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है आपके ब्लड में से डायलाइजिंग सोल्यूशन में। समझ रहे हो? यस, बहुत इजीली मूव कर जाएगा। लेकिन मैम जैसे ये जो ब्लड आया था, इस ब्लड में यूरिया था, इसके चारों ओर जो सोल्यूशन था डायलाइजिंग सोल्यूशन, इसमें यूरिया को छोड़ के या नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़ के प्लाज्मा का सारा कंपोनेंट रखा था ताकि वो वाली चीजें फिल्टर आउट नहीं हो जो हमें फिल्टर नहीं करनी है। हमें तो यूरिया फिल्टर करना है या नाइट्रोजनस वेस्ट फिल्टर करना है। तो यूरिया है या जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो सेलोफेन ट्यूब से बहुत इजीली पैसिवली मूव कर जाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटा, हम फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन ऐड करते रहते हैं। यहां से हमें ये मेक श्योर करना है कि हम फ्रेश सोल्यूशन यहां से ऐड करें और यहां से यूज सोल्यूशन को निकालते रहे। फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन ऐड करते रहे और यूज्ड जो डायलाइजिंग सोल्यूशन है बेटा उसे निकालते रहे। समझ रहे हो बेटा मेरी बात? ताकि डायलाइजिंग सोल्यूशन का कॉम्पोजिशन भी बेटा मेंटेन रहे। यूज्ड सोल्यूशन रिमूव्ड, है ना? यहां पे हम लिखेंगे फ्रेश सोल्यूशन एडेड। ठीक है, समझ गए? यस। फिर हम क्या कह रहे हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट can easily pass from blood to solution passively via porous cellophane। आपका ब्लड फिल्टर आउट हो गया बेटा। ब्लड इज नाउ फिल्टर्ड। अब इसको आपको बॉडी में रिटर्न करना है। क्या करोगे? ब्रॉट टू बॉडी टेम्परेचर, ब्रॉट टू बॉडी टेम्परेचर। साथ में एक और चीज करनी है, आपने यहां एंटी कोगुलेंट ऐड किया हुआ था तो उसके अगेंस्ट, क्योंकि आपने आर्टिफिशियल ऐड किया था तो उसके अगेंस्ट कोगुलेंट इज एडेड। कोगुलेंट ऐड किया क्योंकि एंटी कोगुलेंट ऐड डाला था पहले। 0 डिग्री से आप वापस से बॉडी टेम्परेचर पे लेके आ गए। रिटर्न टू द बॉडी वाया रेडियल वेन। returned to the body via radial vein। जैसे हाथों में रेडियल आर्टरी है वैसे ही रेडियल वेन। दैट्स ऑल, प्यूरिफाई हो गया। बट यू हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस वीकली। यस, ये चीज बेटा आपको वीकली रिपीट करनी पड़ेगी। आप इसे नोट करो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूं बेटा। ठीक है, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन बेटा। ठीक है, लिखना बाकी है? लिखो लिखो, आराम से लिख लो भाई, लिख लो। पता कैसे चलेगा कि ये फिल्टर हो गया? अरे भाई, तो फिर बेटा हॉस्पिटल्स में एक्सपर्टीज डॉक्टर्स और नर्सेस क्यों होते हैं अगर उनको ये पता ही ना चले? हाँ, क्यों होते हैं बेटा?
ठीक है, जितने बच्चों ने कर लिया है वो इसको एक बारी बेटा पढ़ लो, मैं एक बारी रिवाइज करा दे रही हूं, और जितने बच्चों ने इसे नहीं किया है बेटा वो एक बारी नोट करो। तो हमने क्या किया, यूरीमिया के पेशेंट्स को ट्रीट किया। जितने बच्चों ने लिख लिया वो सिर्फ रिवीजन को एक बारी अच्छे से सुनो। यूरीमिया के पेशेंट्स को आपको ट्रीट करना है। यूरीमिया का मतलब होता है जब आपका ब्लड जो है उसमें यूरिया या नाइट्रोजनस वेस्ट बढ़ गया है ना, यानी कि मैल फंक्शनिंग हो गई है किडनीज की, है ना। अब आप बेटा क्या करते हो, ट्रीट करने के लिए उस ब्लड को निकालते हो जिस ब्लड में यूरिया या नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा है। ठीक है, आपने ब्लड को निकाला, एक कन्वीनियंट आर्टरी से निकाला, जैसे आपने रेडियल आर्टरी से निकाला, है ना। उसको 0 डिग्री पे लेके आए, एक एंटीकोगुलेंट ऐड किया और फिर उसे आर्टिफिशियल किडनी सेटअप से पास किया। आर्टिफिशियल किडनी सेटअप में आप देख पा रहे होगे ग्रीन कलर की एक सेलोफेन ट्यूब मैंने बनाई हुई है, और इसके चारों ओर सेलोफेन ट्यूब इज सराउंडेड बाय अ सॉल्यूशन, डायलाइजिंग सॉल्यूशन। आप कंटिन्यूअसली एक जगह से डायलाइजिंग सॉल्यूशन फ्रेश ऐड करते रहते हो, एक जगह से यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन को निकालते रहते हो। डायलाइजिंग सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन नीट एग्जाम के लिए बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। डायलाइजिंग सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा जैसा होता है, एक्सेप्ट इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट, बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें नहीं होते हैं। इसीलिए नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते हैं कि जैसे जैसे आप इस ब्लड को सेलोफेन ट्यूब से पास करो तो सेलोफेन ट्यूब से होते हुए नाइट्रोजनस वेस्ट या जितना भी आपका यूरिया जो है वो पैसिवली बेटा मूव कर जाए आपके ब्लड में से इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, आपका ब्लड फिल्टर हो गया, आपका ब्लड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे लेके आओगे, कोगुलेंट ऐड करोगे, एंड देन यू आर गोइंग टू रिटर्न the blood again to the body via a convenient vein, radial vein. Again that is in your heart. Again that is in your हाथ, हाथ बोलने की जगह मैंने हार्ट बोल दिया, हाथ मतलब हैंड, अगेन दैट इज इन योर हैंड। हिंदी में हाथ निकल गया, उसको तुम हाथ समझना लो, ठीक है ना। जैसे रेडियल आप हाथों में बोल रहे हो, वैसे ही रेडियल वेन हो या आर्टरी हो हाथों में है, ठीक है। डन यस एवरीबॉडी, यस। लास्ट एक डिसऑर्डर बचा हुआ है, रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर बोला। रीनल फेलियर अगर हो गया यानी किडनी फेल हो गई, तो द अल्टीमेट ऑप्शन जो बंदे के लिए बचता है, पेशेंट की जान बचाने के लिए बचता है, दैट इज बेटा किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जैसे आपने सुना होगा लिवर ट्रांसप्लांटेशन, तो वैसे ही किडनी ट्रांसप्लांटेशन बचता है, ठीक है। दैट इज द ओनली ऑप्शन दैट इज लेफ्ट टू ट्रीट somebody who has a kidney failure, ठीक है। लिखें इसको। किडनी फेलियर के बारे में ज्यादा बताया नहीं हुआ है बेटा एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने तो सिंपली ये कौन से नंबर का होगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आपने किया, रीनल कैल्कुलाई आपने किया, यूरेमिया आपने किया, एंड देन बेटा रीनल फेलियर। रीनल का मतलब ही है किडनी, यानी कि आपकी किडनी फेल कर गई। अब किडनी अगर फेल हो जाएगी तो एकमात्र ऑप्शन जो आपके पास बचता है ऐसे पेशेंट्स की जान बचाने का, दैट इज बेटा किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। और चाहे कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हो, वैसे तो बहुत सारी चीजों का बेटा ध्यान रखना पड़ता है, ये आप पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाले चैप्टर में 12वीं क्लास में। ऐसे मुंह उठा के किसी का भी ऑर्गन नहीं ले सकते, किसी का भी ऑर्गन मैच नहीं करता है। जरूरी नहीं है कि आपके बिल्कुल, देखो सबसे पहले कोशिश तो की यही जाती है कि आप क्लोजेस्ट रिलेटिव से मैच कराओ, ज्यादा चांसेस है कि शायद क्लोजेस्ट रिलेटिव से मैच कर जाए ऑर्गन, बट ऐसी गारंटी नहीं है कि क्लोजेस्ट कोई भी है, आपके सिबलिंग्स हो गए, फादर मदर हो गए, कि मैच कर ही जाएगा। ऑर्गन मैचिंग करते हैं, टिश्यू मैचिंग करते हैं, ब्लड ग्रुप तो मैच किया ही जाता है, बट ऑर्गन मैच करना जरूरी है, जिसका कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आप 12वीं कक्षा में पढ़ोगे, वरना बेटा रिजेक्शन हो जाती है, ऑर्गन रिजेक्ट कर देता है, बॉडी रिजेक्ट कर देती है ऑर्गन को, ठीक है। तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इन केस ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर और रीनल फेलियर, है ना। और ऑफ कोर्स क्लोजेस्ट रिलेटिव से आप पहले मैच कराने की कोशिश करते हैं, जब मैच कर जाते हैं तो आप ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। पूरे सर्जरी के दौरान बेटा इंसान को इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे रखा जाता है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स,
सप्रेसेंट्स मतलब जो सप्रेस करे, इम्यूनो मतलब जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करे। क्यों करने की जरूरत है इम्यून सिस्टम को सप्रेस? ताकि इम्यून सिस्टम अनवांटेड रिएक्शंस ना दे दे, रिजेक्ट ना करने लग जाए। कई बार पता है बेटा, ऑर्गन मैच कराने के बावजूद रिजेक्शंस हो जाते हैं। इम्यून सिस्टम के जो अनवांटेड रिस्पॉन्स को आपको रोकना है। बेसिकली यू डू नॉट वांट कि इस वक्त कोई भी ऐसी रिस्पॉन्स इम्यून सिस्टम शो करे जिससे कि ऑर्गन रिजेक्शन हो जाए। ऐसे पेशेंट्स की सर्जरी के दौरान इनफैक्ट लाइफ लॉन्ग ऐसे लोग इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे होते हैं। और आपको पता है, क्योंकि आपने इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं तो आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी ही सप्रेस रहती है, आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है। तो जिनके साथ भी ऐसी सर्जरी होती है ना, ट्रांसप्लांटेशंस होते हैं या इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे जो होते हैं, है ना, इन लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे, आपकी इम्यूनिटी को आपने सप्रेस करके रखा है। ठीक है, तो हाँ, लिखिए इसको, किडनी ट्रांसप्लांटेशन is the only option left, है ना। फिर हम कहते हैं किडनी इज टेकन फ्रॉम suitable donor, kidney is taken from suitable donor, और ये suitable donor सबसे पहले आप कोशिश करते हैं क्लोजेस्ट रिलेटिव से चेक करने की, जिससे मैक्सिमम टिश्यू मैच कर रहा हो। क्लोजेस्ट रिलेटिव विथ मैक्सिमम टिश्यू मैच। ये टिश्यू मैच क्या होता है बेटा, ये आप 12वीं कक्षा में पढ़ोगे। ठीक है, क्लोजेस्ट रिलेटिव विथ मैक्सिमम टिश्यू मैचिंग, मैक्सिमम टिश्यू मैचिंग। सच पीपल या सच पेशेंट्स आर ऑफन गिवन, सच पेशेंट्स आर ऑफन गिवन इम्यूनोसप्रेसेंट्स। एक दो एग्जाम्पल लिखवा रही हूं, आगे भी काम आएगा। कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट्स के मैं नाम लिखवा रही हूं, एग्जाम्पल्स लिखवा रही हूं। और इम्यूनोसप्रेसेंट्स का मतलब क्या है? सप्रेस द इम्यून सिस्टम। सप्रेस मतलब रोकना, सप्रेस इम्यून सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल बेटा, कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है, एक बहुत अच्छा इम्यूनोसप्रेसेंट है। साइक्लोस्पोरिन एक्सेट्रा। ठीक है, 12वीं कक्षा में इसे पढ़ने भी वाले हो डिटेल में। जोएब बेटा बिल्कुल सही आपने बोला, बिल्कुल सही बोला आपने। अंजलि बेटा, उस टेम्परेचर पे एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं, और एंजाइम को इनएक्टिव हमें करना है सो दैट कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन ना हो जब हम डायलिसिस कर रहे होते हैं। इसीलिए ब्लड को उस टेम्परेचर पे लेके आया जाता है। कोगुलेंट डाला क्योंकि आपने पहले एंटी कोगुलेंट डाला था, इसीलिए। कॉर्टिसोल इज ऑल्सो अ हार्मोन, जिसके बारे में आप आगे केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे। कॉर्टिसोल एंड साइक्लोस्पोरिन बोथ एक्ट एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट। ठीक है, डन डन डन। एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करें। हम इस साल नीट में आए हुए सवाल जो है पोल में करेंगे, बाकी सारे सवाल बेटा हम बिना पोल के करेंगे। ठीक है, या फिर हम पहले 4 सवाल पोल में करेंगे, बाकी सारे सवाल हम नॉर्मल करेंगे। ठीक है, यस
देखिए, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। देखो, कंजेशन ऑफ लंग्स भी मैं आपको समझा दूंगी, किडनी फेलियर, वो हार्ट फेलियर वाला, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाला, ठीक है। एक बारी पहले एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। देखो क्या कह रही है एनसीईआरटी, मैल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड। ब्लड में यूरिया का एक्यूमुलेशन हो गया है ना, दैट इज कॉल्ड एज यूरीमिया, विच इज हाईली हार्मफुल, मे लीड टू किडनी फेलियर। वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से किडनी फेल कर सकती है, टॉक्सिसिटी हो गई ना यार, टॉक्सिसिटी हो गई तो बेटा किडनी फेल कर सकती है। वन ऑफ द रीजंस दैट कैन लीड टू कंप्लीट डिसफंक्शनिंग ऑफ किडनी, किडनी फेलियर। In such patients, urea can be removed by a process called as hemodialysis. ऐसी सिचुएशन में बेटा आप हीमोडायलिसिस करते हैं पेशेंट की हेल्प करने के लिए। During the process of hemodialysis, the blood drained from a convenient artery, radial artery, pumped into a dialyzing unit, जिसे आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। ये जो पूरा है, ये पूरा आर्टिफिशियल किडनी तो है। This entire setup is artificial kidney. आर्टिफिशियल क्यों? क्योंकि लैब में एक ऐसा सेटअप बना है जिसने किडनी जैसा ही काम करना है। देखो पूरा किडनी जैसा तो काम नहीं कर सकती, नहीं तो ये नॉर्मल किडनी होती, लेकिन ये जितना बेसिक काम आपको जरूरत है उतना ये काम कर सकती है, ठीक है। ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू अ डायलाइजिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एंटीकोगुलेंट लाइक हेपारिन। आपने एंटीकोगुलेंट ऐड किया है। द यूनिट कंटेन्स कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब सराउंडेड बाय अ फ्लूइड कॉल्ड एज डायलाइजिंग फ्लूइड हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन to that of blood plasma except nitrogenous waste, जिसका कॉम्पोजिशन बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा जैसा है, सिर्फ उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते। द पोरस, पोरस मतलब छोटे छोटे छेद हैं उसमें। सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउज द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। उसमें से कोई भी चीज पास होती है वो सिर्फ और सिर्फ कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट पर बेस्ड होती है, जिसकी वजह से तुमने प्लाज्मा और डायलाइजिंग सोल्यूशन का कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट सेम रखा, ताकि कोई भी ऐसी चीज फिल्टर आउट नहीं हो जो तुम्हें फिल्टर आउट नहीं करनी है, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। As nitrogenous waste are absent in the dialyzing fluid, these substances freely move out, thereby clearing the blood. ठीक है, पैसिवली मूव कर जाती है क्योंकि डायलाइजिंग सोल्यूशन में तो नहीं है। Cleared blood is pumped back to the body through a vein after adding anti-heparin to it. हेपारिन पहले डाला था, उसके अगेंस्ट में एंटी हेपारिन डाला। दिस मेथड इज अ बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। बून मतलब ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है बेटा, हेल्प किया है इसने यूरेमिक पेशेंट्स को काफी ज्यादा। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर्स और किडनी फेलियर। किडनी फेलियर का अल्टीमेट सोल्यूशन बचता है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन करो। A functioning kidney is used in transplantation from a donor, preferably a close relative, to minimize its chances of rejection by the immune system of the host. Host कौन है? Host वो है जिसकी बॉडी में किडनी को डाल रहे हो। डोनर कौन है? जो डोनेट कर रहा है। तो बोला सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव से लेने की इसलिए कोशिश करते हैं ताकि रिजेक्शन के चांसेस ना हो। रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं बट मिनिमाइज हो सके, इसीलिए आप क्लोजेस्ट रिलेटिव से किडनी को लेने का प्रयास करते हो। बेटा एक सेकंड लेना है ना। यस, ये बज नहीं रहा है, एक पानी भिजवा देना यार, है ना। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैव इंक्रीज्ड द सक्सेस रेट ऑफ सच अ कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। ऑफ कोर्स बेटा ओवर टाइम देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ एडवांसमेंट इन द टेक्निक्स में मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैं, तो काफी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिली है, जिससे सक्सेस रेट जो है ट्रांसप्लांटेशंस का किसी भी ऑर्गन का वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है, बड़ा है ना। स्टोन्स और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स, जैसे ऑक्सलेट, मैंने बताया ना ऑक्सलेट सॉल्ट्स, कैल्शियम ऑक्सलेट का जो सॉल्ट होता है सबसे कॉमन कॉज होता है फॉर स्टोन्स इन द किडनी। So stones or insoluble mass of crystallized salts formed within the kidney, that is renal calculi. Glomerulonephritis, inflammation in the glomeruli of kidney. That's all. That's all. बताओ बेटा एक बारी, क्या कोई दुखदार समस्या इसमें? वैसे मैंने सोचा था तुम्हें किडनी वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ना इससे रिलेट करके बताऊंगी, बट मैं तुम्हें ना एक इजी वे बता देती हूँ कि कंजेशन ऑफ लंग्स क्यों दिखता है। तुमको इससे रिलेट करने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर से। बेसिक एक बताती हूँ जिससे तुम बॉडी फ्लूइड्स के ही कॉन्सेप्ट से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को समझ जाओ। यहाँ पे वैसे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन से वो रिलेट करता, ठीक है।
थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसे लिखने की जरूरत नहीं है। एक चीज मैंने आपको बताई थी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है, तो मैं तुम्हें इजी वे ही बता देती हूँ। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब, हार्ट फेलियर में लंग्स में कंजेशन दिखता है ना बेटा। कंजेशन का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। कंजेशन ऑफ द लंग्स का मतलब था कि लंग्स के अराउंड फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना, जो कि हार्ट फेलियर के केस में बहुत ज्यादा दिखता है। हार्ट फेलियर, हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया मतलब हार्ट पंप नहीं कर रहा है, याद है ना। हार्ट अटैक मतलब हार्ट पे अटैक हुआ, हार्ट को ब्लड नहीं मिला। वैसे तो एक दूसरे से रिलेटेड है बेटा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज से तुम्हें होता है एंजाइना, एंजाइना से आगे तुम्हें हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट अटैक से तुम्हें हार्ट फेलियर हो सकता है, समझ रहे हो। हार्ट अटैक बहुत ज्यादा हो गया, मसल्स पूरी डेड कर जाएंगी तो कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा। वैसे तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। हार्ट फेलियर मतलब हार्ट ने ब्लड पंप नहीं किया। अगर हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पा रही है ऑर्गन्स को, तो वो हार्ट फेलियर है। जब हार्ट पंप नहीं कर पाती तो सबसे इजी एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हें देखती हूँ, इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि क्यों लंग्स के अराउंड पानी एक्यूमुलेट कर फ्लूइड एक्यूमुलेट करता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा आयोटा को, पूरी बॉडी को पंप करना था ना, पूरी बॉडी को ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए आयोटा से ब्लड मिलना था। अब ये चीज नहीं हो पा रही है, हार्ट फेल हो गया है, तो वेंट्रिकल में ब्लड एक्यूमुलेट कर जाएगा। वेंट्रिकल में ब्लड एक्यूमुलेट करेगा तो एट्रिया में भी बेटा बैकअप करने लग जाएगा, क्योंकि ब्लड आगे नहीं जा रहा, ब्लड आगे नहीं जा रहा तो ब्लड यहां एक्यूमुलेट कर रहा है। ब्लड यहां एक्यूमुलेट करेगा तो बेटा यहां पल्मोनरी वेन्स में भी एक्यूमुलेट करेगा, यहां पे भी एक्यूमुलेट करेगा। और पल्मोनरी वेन्स बेटा कहां से ब्लड को लेके आ रही है, लंग्स से ब्लड को लेके आ रही है ना, तो इसके चारों ओर जो ब्लड वेजल्स हैं वहां पे बेटा एक्यूमुलेशन दिखेगी तुम्हें। दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इज सीन अराउंड लंग्स, क्योंकि ब्लड आगे नहीं जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है तो पीछे 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 रिटेन कर जा रहा है, और पीछे 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 रिटेन कर रहा है मतलब एट्रिया में रह जा रहा है। एट्रिया में रहेगा तो उससे कनेक्टेड जो ब्लड वेसल है पल्मोनरी वेन उसमें रह जाएगा। पल्मोनरी वेन लंग्स के पास से ब्लड को लेके आ रही है तो बेटा वहां पे रह जाएगा। दैट इज वन ऑफ द इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन जो तुम देख सकते हो। एक और रीजन पता है किसने, लिखना नहीं है बेटा, लिखना नहीं है, दिस द इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन कि जब ब्लड आगे पंप नहीं हो रहा तो पीछे पीछे रह जाएगा, तो पीछे पीछे रह जाएगा मतलब लंग्स के राउंड तो तुम्हें दिखेगा। वन ऑफ द कॉमन सिम्टम्स दैट यू सी इन केस ऑफ बेटा हार्ट फेलियर। और एक चीज आपको बताऊं बेटा, जब हार्ट पंप नहीं करता है ना, अब तुम किडनी से कैसे रिलेट कर सकते हो, जब हार्ट ब्लड को पंप नहीं करता है ना तो बॉडी को ऐसा फील होता है किडनी के पास भी इनफ ब्लड नहीं जाएगा, है ना। किडनी के पास जब इनफ ब्लड नहीं जाएगा तो किडनी को लगेगा ब्लड वॉल्यूम कम है। किडनी नॉर्मल से ज्यादा वाटर को रीएब्सॉर्ब करती है, समझ पा रहे हो। किडनी को ऐसा लग रहा है कि ब्लड वॉल्यूम कम है क्योंकि हार्ट से ब्लड पंप नहीं हो पा रहा है, तो इसी के थ्रू तो बेटा ब्लड जाता है ना किडनी के पास फॉर अल्ट्रा फिल्टरेशन। जब यही ब्लड सफिशिएंट नहीं जाएगा तो किडनी को ऐसा लगेगा ब्लड वॉल्यूम कम हो गई है, और अगर ब्लड वॉल्यूम कम होती है तो वो सारे टेक्निक्स करता है जिससे ब्लड की वाटर की रीएब्सॉर्प्शन करे। तो ये अनयूजुअल तरीके से वाटर रीएब्सॉर्ब करती है, और वाटर रीएब्सॉर्ब अनयूजुअल तरीके से करेगी बेटा तो भी इस तरीके से वाटर रिटेंशन हो सकता है अराउंड ऑर्गन्स, ठीक है। बट ये वाला एक्सप्लेनेशन जो है ना बेटा, ये दिस इज द मोस्ट कॉमन एक्सप्लेनेशन दैट यू विल गेट कि भैया पंप नहीं कर रही है आगे, आगे अगर पंप नहीं कर रही है तो ब्लड पीछे रह जाएगा ना, एट्रियम में रह जाएगा, एट्रियम से कनेक्टेड वेन्स में रह जाएगा, वेन्स पल्मोनरी है मतलब लंग्स से आ रही है तो लंग्स के अराउंड। वेरी कॉमन सिम्टम कंजेशन ऑफ लंग्स, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। समझ गए? यस एवरीवन। इसे लिखने की जरूरत नहीं है, जो लिखना था वो आपने बॉडी फ्लूइड्स में लिख लिया है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज वन ऑफ द कॉमन सिम्टम्स दैट यू सी इन केस ऑफ बेटा हार्ट फेलियर। कंजेशन ऑफ लंग्स इज वन ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर, ठीक है। इट साउंड सो सीरियस, इट इज सीरियस बेटा। आप सोचो हार्ट की सारी बीमारियां सीरियस है, आपका कोलेस्ट्रॉल ये सारा एक्यूमुलेट हुआ, आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गई, आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज हुई तो आपके हार्ट में इनफ ऑक्सीजन नहीं जाएगा, आपको चेस्ट पेन होगी, आपको हो गया एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस जब वर्स हो जाता है, वर्स वर्स वर्स, है ना, तो फिर आपको बेटा हार्ट अटैक की सिचुएशन डेवलप होने लग जाती है। जब हार्ट अटैक इनिशिएट होता है और एक्सट्रीम हो जाता है तो कार्डियक अरेस्ट आ जाता है आपको।
और हार्ट की मसल्स डाई करेगी तो हार्ट फेलियर, मतलब हार्ट की बीमारी ऐसी है कि अगर एक चीज में दिक्कत होती है तो उससे मल्टीपल चीजें अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यस। क्वेश्चन प्रैक्टिस करें बेटा। सबसे पहले हम पीवाईक्यूज करेंगे और तपस्या सीरीज के पीवाईक्यूज में मैं पहले 4 पीवाईक्यूज में मैं क्या करूंगी बेटा, पोल कराऊंगी। बाकी सारे पीवाईक्यूज और जो अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो हम नॉर्मली करेंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो। पहले 4 क्वेश्चंस पोल में कराऊंगी, बाकी आप नॉर्मल। ठीक है, यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। शुरू करें फिर। यस एवरीवन। नीट 2024 में 2 सवाल आए थे, तो सबसे पहले हम नीट 2024 के ही क्वेश्चंस करेंगे बेटा। नीट 2024 मैं कुछ बोलूंगी नहीं ताकि आप पूरा फोकस करके आंसर दे पाए। वैसे तो बहुत इजी है बेटा, वेरी वेरी इजी। डन, पोल खत्म। ये 2-2 3-3 आंसर कैसे आ रहे हैं भाई? सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बेटा। नीट 2024 यानी इस साल का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। थैंक यू भैया। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बोला है अबाउट जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स बेटा। जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बोला है चूज करने के लिए। लूप ऑफ एनले ऑफ जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन रन्स डीपली, पहला ही स्टेटमेंट। इसमें थर्ड स्टेटमेंट क्यों बोल रहे हो यार? थर्ड सी किसका आंसर आ रहा है? कितने मूर्ख हो भाई, सी कैसे आंसर दे सकते हो भाई? ये देख रहे हो, सी और डी भी आंसर दिया हुआ है साफ साफ बेटा, आंखों से तुम्हें दिख रहा है। ये आपका लीडर बोर्ड है, देख लो भाई कैसे आंसर देते हो भाई। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है नीट 2024 का, सेम नीट 2024 का दूसरा सवाल कीजिए। अपने आप को नंबर जरूर दीजिएगा और एनालिसिस करना है, एनालिसिस जरूर करना है कि कैसा परफॉर्मेंस है, चैप्टर कैसा सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, ये एनालिसिस जरूर करनी है। चलो काफी रंगीन आंसर आ रहे हैं इसमें भी। पहला स्टेटमेंट कहता है इन द नेफ्रॉन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, कतई नहीं। परमिएबल टू वाटर, नियरली इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, फॉल्स। द proximal convoluted tubule is lined by simple columnar brush border, simple cuboidal brush border यानी कि false. Both statement 1 and statement 2 are false. तुम्हारे बहुत रंगीन आंसर आ रहे हैं जिससे मुझे लग रहा है इसमें बहुत गंदा परफॉर्म करोगे। देखते हैं ये क्या है बेटा, क्या है ये 35% जनता। ओ माय गॉड, मैं तो तुम्हारे आंसर देख के बता पा रही हूं, मैं टीचर हूं ना,
देख के बता सकती हूँ कि कितना गंदा कर रहे हो तुम लोग। बेटा एक बात बताओ, इसमें क्या प्रॉब्लम थी? इसमें प्रॉब्लम ये है कि तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा है। बोलो एनसीईआरटी के बाहर का आया हुआ है, बोलो क्लास में मैम ने बहुत गंदा पढ़ाया है, बहुत घटिया पढ़ाती है मैम। हाँ बोलो। ये शगुन तुम्हारी खुद की गलती की वजह से, क्योंकि तुम अपने मन में खुद से क्यूबॉइडल पढ़े जा रहे हो, खुद से क्यूबॉइडल पढ़ रहे हो, कॉलमनार नहीं देखा। मुझे पता है कहां गलती कर रहे हो तुम। इस कॉलमनार को खुद के मन में अपने आप से क्यूबॉइडल पढ़ रहे हो, तुम्हें क्यूबॉइडल नजर आ रहा है। गलती से गलत क्या होता है? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। बोलो तुमने ये कॉलमनार की जगह क्यूबॉइडल खुद से पढ़ा या नहीं? है ना, पढ़ा ना, यही गलती की ना। हाँ, और जबकि तुमने ये वाला टॉपिक यहां पे भी पढ़ा है, ये वाला टॉपिक तुमने एनिमल टिश्यू में भी पढ़ा है, और आपने एक इकलौता एग्जाम्पल पीसीटी में लिखा हुआ है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम का पीसीटी। बहुत गंदी बात है बेटा, बहुत गंदी बात है। आई थिंक ये नीट 2023 का ही सवाल है, मैंने सवाल लिखा नहीं है। नीट 2023, चलो सॉल्व करो करो। पोल वर्क नहीं कर रहा है तो पोल में गलत आंसर थोड़ी आ जाएगा। पोल वर्क नहीं कर रहा है तो पोल जाएगा ही नहीं, तुम कमेंट में आंसर दो। पोल वर्क नहीं कर रहा है इसलिए गलत आंसर दे दिया तुमने, ये कौन सा लॉजिक है? मैं साथ साथ पढ़ती हूँ। एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विचेस ऑफ नहीं, एक्टिवेट द ऑस्मोरिसेप्टर। जब बॉडी फ्लूइड का लॉस होता है, यानी कि ब्लड वॉल्यूम कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, जीएफआर कम होता है, ऐसे केस में आपके ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी को सिग्नल मिलता है। दिस इज फॉल्स, करेक्ट पूछा हुआ है, यानी कि ए तो फॉल्स है, ए तो फॉल्स है। एडीएच फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायूरेसिस, ट्रू। बी करेक्ट है, बी ट्रू है, इसके अनुसार तो बेटा डायरेक्टली डी लगा दो, बी करेक्ट है ना। ANF causes vasodilation, सही बात है। ADH causes increase in blood pressure, करेक्ट बात है। ADH is responsible for decrease in GFR, increase in GFR। तो सीधा सीधा आंसर बन रहा है ऑप्शन 4, सीधा सीधा आंसर बन रहा है ऑप्शन 4। ये कैसी परफॉर्मेंस है भैया, कैसी परफॉर्मेंस है? किसी को लग रहा है सी है, किसी को लग रहा है ए है, किसी को लग रहा है बी है। भाई साहब रंगीन आंसर आए हैं तुम्हारी क्लास के। चलो ये क्लास की परफॉर्मेंस है। किसी को कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा इस क्वेश्चन को समझने में? बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन दी हुई है या नहीं? एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड कैन एक्टिवेट द ऑस्मोरिसेप्टर बेटा। यस, एडीएच फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायूरेसिस, तभी तो नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसमें समस्या क्या है बेटा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? करेक्ट है ना भाई? तुम नीट के क्वेश्चंस में अगर गलतियां ऐसे कर रहे हो, और इसका रीजन है तुम्हारी क्लास में बहुत ज्यादा बच्चे बातें करते हैं। मैं बता रही हूं ना, मैं यकीन 2.0 भी ले रही हूं, मैं लक्ष्य 1.0 भी ले रही हूं, और मैं अर्जुना 1.0 भी ले रही हूं। मुझे तीनों के क्लासेस के चैट्स की अगर मैं एनालिसिस करूं तो सबसे ज्यादा बातें अगर किसी क्लास में बच्चे करते हैं वो है तुम्हारी क्लास, और वो तुम्हारे पोल के रिजल्ट्स में दिखता है बेटा। देखो तुम खुद देखो। आई थिंक ये भी 2023 का सवाल है, ये लास्ट पोल करा रही हूं, फिर फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बेटा बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो जैसा बेटा क्लास की परफॉर्मेंस होगी, और आपको परसेंटेज से ही दिख जाता है कि कितने परसेंट बच्चे एक्चुअल में सीरियस है और पढ़ने वाले हैं। कंपटीशन ही कम हो रहा है, कंपटीशन कम हो रहा है। अगर पोल में गायत्री बेटा 5 सेकंड आ रहा है तो तू पोल में मत आंसर देना बेटा, कमेंट में आंसर दे। पोल में गलत आंसर थोड़ी देगी। चलो
Given below are the two statement, one is labeled as assertion and another one is labeled as reason. Nephrons are of two types, cortical and juxtamedullary nephrons, based on their relative position in the cortex and medulla. ये बात बिल्कुल सही है, दो प्रकार के होते हैं, cortical and juxtamedullary, और इनका नामकरण होता है बेटा डिपेंडिंग अपॉन कि इनकी पोजीशन क्या है, रिलेटिव पोजीशन क्या है. जक्स्टामेडुलरी के पास शॉर्ट लूप ऑफ हेनले नहीं होता, ये तो पहले ही फॉल्स हो गया. ये तो कम से कम बेटा 90% बच्चे सही आंसर देना चाहिए. इससे इजी और क्या सवाल आएगा. असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. आंसर है ऑप्शन 1. हाँ 80. चलो 80% तक तो पहुंचे तुम रोते रोते. अब ये महान स्पैमिंग वाले बच्चे यहाँ पे आए हैं, देखो सी आंसर दे रहे, सी. ये तुम्हारा लीडर बोर्ड है, लीडर बोर्ड देख लो. ठीक है, अब बेटा फटाफट से कमेंट में आंसर देना सिर्फ. ठीक है, चलो अगला सवाल बेटा. अच्छा ये अभी मत करो यार, ये ना एक्चुअल में केमिकल कोऑर्डिनेशन और इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो नीट 2022 में और नीट 2021 में ना सवाल जो आए हुए हैं ना वो एक्सक्रीशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन, इन दोनों के चैप्टर को मर्ज करके क्वेश्चंस दिए हुए हैं. इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं रखे हैं, क्योंकि तुमने अभी केमिकल कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ा है ना बेटा, तो तुम डायरेक्टली ये वाला सवाल करो. ठीक है, यस. प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, कीटोन्यूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया. आंख बंद करके भी बेटा आंसर दे सकते हो, ऑप्शन 4. ठीक है, फटाफट से सॉल्व करना है. इट इज ऑल्सो अबाउट कि आप कितनी जल्दी आंसर मार्क करते हैं. बायोलॉजी में जितना जल्दी आंसर मार्क करें मतलब उतना अच्छा रिवाइज किया, इसलिए उतनी जल्दी याद आ रहा है बेटा, है ना. अगला क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैपन इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस. इसमें बहुत सारे बच्चे शायद गलती कर सकते हैं. देखो इनमें से कौन सी चीज आपके डायूरेसिस को प्रिवेंट करेगी, यानी लॉस को प्रिवेंट करेगी, वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगी. डिक्रीज इन सिक्रीशन नहीं, बल्कि इंक्रीज इन सिक्रीशन होगा ना. रेनिन रास मैकेनिज्म काम करता है डायूरेसिस को प्रिवेंट करने के लिए, तो डिक्रीज तो नहीं होगा. मोर वाटर रीएब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच. ज्यादा कई बच्चे ऑप्शन 2 मार्क करेंगे. जितने लोगों ने बी मार्क किया है ना, लगाओ बेटा अपने सर पे बजाओ, एक जोर से बजाओ, क्योंकि फिर से तुमने क्वेश्चन को इनकम्प्लीट पढ़ा है. अंडर सिक्रीशन होगा क्या, मोर वाटर रीएब्जॉर्प्शन तो होगा डायूरेसिस को रोकने के लिए, बट नॉट ड्यू टू द अंडर सिक्रीशन बेटा, बट ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ एडीएच. अंडर सिक्रीशन थोड़ी होगा, कम प्रोडक्शन थोड़ी होती है. रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. ये अगर काम करेगा तो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होगी, वाटर रीएब्जॉर्ब करेगा तो डायूरेसिस नहीं होगी. ट्रू है, ऑप्शन 3. ठीक है, अगला क्वेश्चन करें. Which of the following factor is responsible for formation of concentrated urine? आपको concentrated urine बनाना है और आप सवाल देख रहे हो बेटा, वही सवाल घुमा फिरा के ऊपर नीचे करके क्वेश्चन दे रहे हैं, कुछ इधर उधर से नहीं देते बेटा, मेहनत ही नहीं है ज्यादा. ठीक है, लो लेवल ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन नहीं भाई, हाई लेवल ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन होगा तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनेगी. एंटी डायूरेटिक हार्मोन ही तो बेटा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करेगी, तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनेगा. मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी. बिल्कुल सही. आप जितना ज्यादा हाइपर ऑस्मोलैरिटी 300 से 1200 मेंटेन करके रखते हैं, वही तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इज ड्यू टू द काउंटर करेंट मैकेनिज्म, और उसी में तुम ये हाइपर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करते हो यूरिया और NaCl की मदद से अंदर 1200. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन 100. अच्छा ये भी थोड़ा सा ना अगले, इसको ना अभी मत करो, इसको रहने दो. ये भी केमिकल कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है, ये वाला क्वेश्चन करो. वो केमिकल कोऑर्डिनेशन और इस चैप्टर को मिक्स करके ना कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उसको भी बाद में करेंगे, जब केमिकल कोऑर्डिनेशन करेंगे तब करेंगे. ठीक है, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2. ग्लाइकोसूरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन. ए का हो गया 4. मेहनत भी नहीं की है ऑप्शंस बनाने में, देखो डायरेक्ट मेहनत भी नहीं की है ऑप्शंस बनाने में. गाउट, गाउट भी उसका है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट का है. गाउट के बारे में आप पढ़ोगे बेटा, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन द जॉइंट्स. बी का हो गया 1. रीनल कैल्कुलाई, मास ऑफ क्रिस्टलाइज स्टोन्स, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन इन द ग्लोमेरुलस. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग अगेन बेटा. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां से हो रही है, मैल्फिगन कॉर्पसल, ग्लोमेरुलाई प्लस बोमेंस कैप्सूल. ए का हो गया 4, ए का हो गया 4, थोड़ी सी मेहनत की है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन किसकी मदद से होती है बेटा, हेनलेज लूप. बी का हो गया 1, बी का हो गया 1. बाकी ऑप्शन एक बारी फिर भी पढ़ लो.
सी का 2, सी यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन यूरेटर की मदद से होती है, स्टोरेज ऑफ यूरिन ब्लैडर की वजह से होती है, डी का 3। ठीक है, यस यस, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अब बेटा अदर क्वेश्चंस है जो तपस्या सीरीज के, वो हम करते हैं नीट पैटर्न, बिल्कुल पूरे चैप्टर के हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बने हुए हैं। पहले एमसीक्यूज आएंगे, फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ यूजफुल, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। यस, चाहे वो एक्सेसिव इंजेक्शन की वजह से कोई वेस्ट प्रोडक्ट आया हो, चाहे मेटाबॉलिक कोई वेस्ट प्रोडक्ट हो, उसको आप कंप्लीटली या तो रिमूव करते हैं बेटा, या तो पार्शियली रिमूव करते हैं। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन मेड्यूलरी पिरामिड एज रीनल कॉलम्स आर कॉल्ड एज कॉलम ऑफ बर्टीनाई। कॉलम ऑफ बर्टीनाई, आपके मेड्यूलरी पिरामिड के बीच बीच में कॉर्टेक्स का जो एक्सटेंशन होता है उससे रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनाई कहते हैं। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट लोकेटेड होता है बेटा? आपकी बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी। ठीक है, लूप ऑफ हेनले तो है ही नहीं। कलेक्टिंग डक्ट कह सकते हो कि वहां से शुरू हो रहा है बेटा, ठीक है, लूप ऑफ हेनले तो है ही नहीं। पीसीटी, डीसीटी, ये सबसे करेक्ट आंसर है, ये बेस्ट आंसर होगा। पीसीटी, डीसीटी एंड मैल्फिगन कॉर्पसल यानी कि ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल। कलेक्टिंग डक्ट को इसीलिए नहीं इंक्लूड किया क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट कॉर्टेक्स से शुरू होता है और मेड्यूला में खत्म होता है। एक्सटेंड्स फ्रॉम द कॉर्टेक्स, गोज इनटू द मेड्यूला। ठीक है, सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन द नेफ्रॉन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्टरेट आर मैक्सिमम इन। कोई भी कंडीशन बेटा दी हो, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हमेशा होता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ड्यू टू द ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन अलाउ द पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में यूरिया कहां से आता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट, और फिर वो यूरिया बेटा आपके असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से भी मूव कर जाता है, घूमता रहता है, बट सम अमाउंट ऑफ यूरिया इज रिटेन्ड विद द हेल्प ऑफ दिस कलेक्टिंग डक्ट। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3। ठीक है, अगला सवाल, द लिवर सिक्रीट्स कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड्स, विटामिन्स, ड्रग्स। मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस अल्टीमेटली पास आउट अलोंग विद डाइजेस्टिव वेस्ट। अभी अभी पढ़ा ना, फीकल मैटर के थ्रू ही तो बेटा मैक्सिमम इनमें से जो सब्सटेंसेस होते हैं वो पास आउट होते हैं स्टूल के थ्रू। ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus JGA plays a complex regulatory role when। JGA कब काम करता है? when there is a fall in GFR, करेक्ट है। when ADH secretion is at its maximum, when there is an increase in the glomerular blood flow, नहीं, when there is a fall। कंडीशन थी, प्रॉब्लम थी जब GFR कम है, ब्लड वॉल्यूम कम है, ब्लड प्रेशर कम है, उस सिचुएशन में आपका JGA काम करता है, यानी कि ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाँ चलो, विच वन इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट? Which one is the primary function of sweat बेटा? Primary function of the sweat is to facilitate cooling effect। मेन काम तो इसका है कूलिंग इफेक्ट दाना, अभी अभी एनसीईआरटी से रेडी किया था। मेन काम है कूलिंग, कूलिंग के साथ साथ में ये हेल्प कर देता है टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट, बट प्राइमरी फंक्शन इज कूलिंग ऑफ द बॉडी। ऑप्शन 1, एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन बनाया है ताकि आपको ध्यान रहे। चूज द इनकरेक्ट पेयर, रीनल कैल्कुलाई, इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट, करेक्ट है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन, एक्यूट किडनी फेलियर को ट्रीट करने के लिए। एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर कंस्ट्रिक्शन नहीं करती है, ये इकलौती ऐसी फैक्टर बेटा तुमने पढ़ी थी जो वेजो डायलेशन करती है, ब्लड वेजल्स को डायलेट करती है। दिस इज द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वैजो डायलेशन। ठीक है, वैसोप्रेसिन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम। वैसोप्रेसिन यहां से तो नहीं कर रहा है भाई, लैटर पार्ट ऑफ द टिब्यूल, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, latter part of the tubule। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। अगला सवाल, एल्डोस्टेरॉन मेनली फैसिलिटेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोडियम आयंस। मिनरलोकॉर्टिकॉइड है और मेनली सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन कराता है। पानी तो पैसिवली मूव कर जाता है बेटा पीछे पीछे। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
Osmolarity in the outer cortex and inner medulla of the kidney, very easy, 300 and 1200. 300 outer cortex and inner medulla ही पूछा है ना, हाँ 1200, ऑप्शन 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन, nearly -% of filtrate has to be reabsorbed by the renal tubule. 99% of the filtrate has to be reabsorbed. 180 लीटर filtrate बनता है एक दिन में, बट यूरिन पास करते हो सिर्फ 1 से 1.5 लीटर, जिसका मतलब ये है कि 99% चीजों को तुमने रीअब्सॉर्ब कर लिया, यानी कि ऑप्शन 1, ठीक है। यस, अब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जरा देखना बेटा। आइडेंटिफाई द डायग्राम एंड चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक। पूछा क्या हुआ है, एक्स है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और वाई है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। एक्स डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, यही तो करेक्ट है। वाई है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, परमिएबल टू वाटर, गलत। एक्स है एक्सेंडिंग, वाई है डिसेंडिंग, गलत। ऑप्शन 1। आपको डायग्राम में शायद थोड़ा सा कम दिख रहा हो, एक्स जो है बेटा वो ये है एक्स, और वाई जो है ना वो ये है। थोड़ा सा अगर तुम्हारे सामने डायग्राम होता तो तुम्हें बेटर नजर आता, बट ठीक है। चलो ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ए टू डी इन द डायग्राम ऑफ मैल्फिगियन बॉडी और रीनल कॉर्पसल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए है एफरेंट, बी है ईफरेंट, सी है बोमन्स कैप्सूल। ए है एफरेंट, बी है ईफरेंट, सी है बोमन्स कैप्सूल, डी है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बोमन्स कैप्सूल से आगे बेटा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बनेगा ना, तो ऑप्शन 2। आजकल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आने लग गए हैं बेटा, बिल्कुल ध्यान से हर चीज करनी है, हर चीज की प्रैक्टिस करनी है, हर एक चीज। मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजन, एमसीक्यू, डायग्राम बेस्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स, एवरीथिंग, ठीक है। बी है मेड्यूला, ए है कॉलम ऑफ बर्टिनाई, तो ए ही तो करेक्ट दिया हुआ है ना, चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट लेबल। ए बर्टिनाई है, बी कॉलम ऑफ बर्टिनाई है यानी कैलिक्स है, सी रीनल पेल्विस नहीं है, सी है कॉर्टेक्स, डी बोमन्स कैप्सूल नहीं है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब आपको स्टेटमेंट रीड करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। बच्चा पार्टी एक बार ध्यान दीजिए, आप लोग ये पढ़ते नहीं है, आप लोग डायरेक्ट स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं और फिर आप अपने मन से करेक्ट स्टेटमेंट को मार्क कर देते हैं। ये मैं आपको क्योंकि बिना पोल के करा रही हूं, अगर मैं पोल कराती तो बहुत सारे बच्चे गलत आंसर देते। तो आप पूरे स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं और आपको लगता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, बट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे हैं। किडनी आर रेडिश ब्राउन, बीन शेप स्ट्रक्चर, ये ट्रू है तो ये आंसर नहीं होगा। किडनी आर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ फर्स्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर, नहीं, लास्ट थोरैसिक, ये फॉल्स है तो ये हमारा आंसर है ना। ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट मेजर्स 5 to उल्टा 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर विड्थ होती है, ये फॉल्स है तो ये हमारा आंसर है। ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन हैज एवरेज वेट ऑफ, ये भी करेक्ट है तो ये हमारा आंसर नहीं है। तो 2 और 3 हमारे आंसर है, यानी कि ऑप्शन 3 इनकरेक्ट पूछा हुआ है। इसको ध्यान देना, ये इजी क्वेश्चंस होते हैं बट आप लोग पढ़ते नहीं है क्वेश्चन को ध्यान से। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मिक्चुरेशन। अब देखो इसमें बोला है चूज द ऑप्शन विद करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग मिक्चुरेशन इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। हाँ, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉजेज रिलीज ऑफ यूरिन अलोन, फॉल्स। यूरेथ्रल स्फिंक्टर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, रिलैक्स करते हैं तभी जाके मिक्चुरेशन होता है। द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल ऑफ ब्लैडर सेंड सिग्नल टू पीएनएस, नहीं, सेंड सिग्नल टू सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द सिग्नल फॉर मिक्चुरेशन इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट्स फिल्ड विद द यूरिन, बिल्कुल सही। मिक्चुरेशन का सिग्नल आता है जब आपके स्ट्रेच रिसेप्टर्स सिग्नल देते हैं आगे। एक सेकंड देना, यानी कि 1 और 4, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स बेटा इनकरेक्ट हैं। द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट इन देम हेल्प्स इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलारिटी टुवर्ड्स द इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, बिल्कुल सही बात है। वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले की जो प्रॉक्सिमिटी है वो काउंटर करंट बनाने में हेल्प करती है और इंक्रीजिंग ऑस्मोलारिटी को बनाने में भी हेल्प करती है। द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम ऑस्मोलारिटी ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया, यस, इसी की वजह से इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलारिटी बनती है। NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा, गलत बेटा, आपको याद है ना।
असेंडिंग वासा रेक्टा में जाता है पानी, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से पानी रीएब्सॉर्ब हुआ था, ये जो पानी यहां से मूव किया वो यहां पे गया, वो यहां पे गया, वो यहां पे गया असेंडिंग वासा रेक्टा के अंदर, और जो वासा रेक्टा अपने अंदर पानी लेती है वही तो बेटा NaCl को रिलीज करती है। जो वासा रेक्टा अपने अंदर NaCl लेती है वो पानी को रिलीज करती है, अपोजिट चीज, याद है ना। तो NaCl इज नॉट रिटर्न बाय द डिसेंडिंग, बल्कि असेंडिंग से रिटर्न होता है, ये फॉल्स हो गया। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर द थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, नहीं, थिक सेगमेंट में नहीं एंटर करती है, थिन से एंटर करती है। आपसे पूछा क्या है, इनकरेक्ट कितनी स्टेटमेंट्स है, तो 2 स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, ऑप्शन 2। 2 स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है बेटा, ऑप्शन 2। कई लोग 3 स्टेटमेंट्स को इनकरेक्ट बता रहे हैं। 2 स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट बेटा, सेकेंड स्टेटमेंट एंड फर्स्ट स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। एंजियोटेंसिन टू एक्टिवेट द एड्रिनल मेड्यूला टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करती है, तो ये फॉल्स हो गया। एल्डोस्टेरोन हेल्प्स टू डिक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड GFR, नहीं, बल्कि ये लो GFR, लो ब्लड प्रेशर में रिलीज होती है, तो ये GFR को इंक्रीज करने के काम में आती है बेटा। ADH फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सही बात है, वाटर रीअब्सॉर्प्शन कराती है ये। फॉल इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर एंड सप्रेस द ADH, अगर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम होता है तो आपके ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, फॉल्स। ओनली 3 स्टेटमेंट आपको ट्रू दिख रहा है बेटा, ओनली 3 इज ट्रू, 1, 2 and 4 आर फॉल्स, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4, ठीक है, ऑप्शन 4। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, इसमें से कौन से इनकरेक्ट है। ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट इन ए हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रोक्सीमेटली 180 लीटर पर मिनट नहीं होता, 180 लीटर पर डे होता है, पर डे होता है। There is an increase in osmolarity from 300 in the cortex to about 1200 in the inner medulla, true, सही बात है। On an average 1 to 1.5 ग्राम ऑफ यूरिया, नहीं बेटा, 25 से 30 ग्राम यूरिया आप एलिमिनेट करते हो पर डे, इतना यूरिन, 1 to 1.5 लीटर यूरिन के बारे में दिया हुआ है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड फॉर द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर्स, दैट इज ट्रू। हाउ मेनी इज इनकरेक्ट बेटा, तो फर्स्ट इनकरेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन 1, फर्स्ट एंड थर्ड इनकरेक्ट है, ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग बेटा। फ्लैट वर्म्स यानी कि प्लैटीहेल्मिन्थिस, P फॉर प्लैटीहेल्मिन्थिस, P फॉर प्रोटोनेफ्रीडिया, A का हो गया 2, A का हो गया 2, A का हो गया 2, A का हो गया 2। नेफ्रीडिया इन सम एनालिड्स, अर्थवर्म एंड सम एनालिड्स, B का हो गया 3, B का हो गया 3, ऑप्शन 2। मैल्फिगियन टिब्यूल्स इंसेक्ट्स में होता है, एंटीनल ग्लैंड्स क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स, ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, कैरी द ब्लड टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस की तरफ ब्लड को लेके जाने वाला होता है एफरेंट, A का हो गया 2, A का हो गया 2, एक ही ऑप्शन में है बेटा, A का 2, ऑप्शन 1। हेयर पिन शेप, लूप ऑफ हेनले भी हेयर पिन शेप होता है वैसे तो, और वासा रेक्टा भी हेयर पिन शेप होता है बेटा। अरे लेकिन देखो, अब हेयर पिन और यू शेप वैसे सेम है, बट इसके अनुसार इन्होंने B का 4 दिया हुआ है, हेनलेस लूप को हेयर पिन शेप बोला और यू शेप बोला है वासा रेक्टा को। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलाई इफरेंट, एक्चुअली एनसीईआरटी ने ऐसे दिया होगा कि हेयर पिन शेप हेनलेस लूप के लिए दिया हुआ है और यू शेप दिया हुआ है वासा रेक्टा के लिए। हेयर पिन का भी शेप यू ही होता है बच्चों, बट एज पर द ऑप्शन आप इसको इजीली मार्क कर पाएंगे, तो एनसीईआरटी को फॉलो किया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, रीएब्सॉर्प्शन ऑफ 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, A का हो गया 4, A का हो गया 4, A का हो गया 4। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इम्परमिएबल टू वाटर, परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, B का हो गया 1, B का हो गया 1। DCT allows the passage of small amount of urea, नहीं, selective secretion of potassium ions, C का हो गया 2, इसमें पोटेशियम आयंस भी सिक्रीट होते हैं, अमोनिया भी सिक्रीट होता है, हाइड्रोजन आयंस भी सिक्रीट होते हैं बेटा। C का हो गया 2, C का हो गया 2, ये बनेगा। कलेक्टिंग डक्ट से बेटा स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया निकलती है जो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में आ जाती है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग। लंग से आपका निकला CO2, लिवर से निकला बिलिरुबिन बिलिवर्डिन, यानी कि A का 4, A का 4, B का 1,
स्वेट में होता है लैक्टिक एसिड, यानी सी का हो गया 3, ऑप्शन 4। और आपके सीबम यानी कि ऑयल में हो गए वैक्सेस और हाइड्रोकार्बन्स, यानी डी का हो गया 2। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। यस। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एक बारी देखिए। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय एनिमल्स। बिल्कुल सही है, ये मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं बेटा, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, बिल्कुल सही बात है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक तीनों में होता है। बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। यस। अगला सवाल, यूरिया रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन, नॉट एट ऑल। अमोनिया रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल। बेटा यूरिया को नहीं चाहिए होता है, वरना हम यूरिया थोड़ी निकालते हैं। यूरिया मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म भी नहीं होता, अमोनिया होता है। दोनों स्टेटमेंट्स गलत है बेटा, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमोनिया कैन बी एक्सक्रीटेड एज अमोनियम आयंस। यस, अमोनिया को यूजुअली अमोनियम आयंस के फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है बाय एक्वेटिक यूजुअली एनिमल्स। अमोनिया इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेसेस और थ्रू द गिल सरफेस इन फिश। ये बिल्कुल दोनों लाइन एनसीईआरटी की है कि अमोनिया को अमोनियम आयन के फॉर्म में एलिमिनेट किया जाता है। यूजुअली किडनी का बहुत बड़ा रोल नहीं होता, बॉडी सरफेस या फिर गिल सरफेस के थ्रू ये एलिमिनेट की जाती है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, यूरेटर, ब्लड वेजल्स एंड नर्व एंटर थ्रू हाइलम। बिल्कुल सही है, किसी भी चीज का ना बेटा मेरे को एक बार ना इसके लिए एनसीईआरटी की लाइन देखने दो, क्योंकि यूरेटर के लिए तो हम एग्जिट, एंटर या एग्जिट बोलते हैं, है ना। तो अगर एनसीईआरटी में एज इट इज ऐसे लाइन दी हुई है तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। एक्सक्रीशन एनसीईआरटी एक बार चेक कर लेने दो, है ना, क्योंकि यूरेटर एंटर तो नहीं करता है, बट ब्लड वेजल्स एंड नर्व्स एंटर थ्रू हाइलम। ओवरऑल एक स्टेटमेंट दे दिया होगा, मेरे ख्याल में से ट्रू ही बोला होगा, क्योंकि उन्होंने इसी तरीके से लिखा होगा। यूरेटर, ब्लड वेजल्स एंड नर्व एंटर, हाँ ऐसे ही दिया है, ऐसे ही दिया है, करेक्ट ही दिया है बेटा। ठीक है, यूरेटर एंड एवरीथिंग एंटर्स अ नॉच टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स नहीं है बेटा, कॉनकेव। कॉन्वेक्स नहीं होता, कॉनकेव पार्ट पे होता है, आपके किडनी के यहाँ कॉनकेव पार्ट पे होता है। 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन, The Malpighian corpuscle, PCT, DCT of the nephron are situated in the medullary region. बिल्कुल गलत, ये सारी चीजें आपके कॉर्टेक्स एरिया में होती है, मेड्यूला में नहीं होती। In majority of nephron, the loop of Henle is too long. नहीं, in majority of nephron, that is the cortical nephron, 85% of nephron, cortical nephron होती हैं, loop of Henle short होती है। This statement is also false. Statement 1 and statement 2 both are incorrect. Option 4 is the correct answer. Option 4 is the correct answer. ठीक है। अगला क्वेश्चन, The endothelium of glomerular blood vessels has podocytes. नहीं, ग्लोमेरुलाई में पोडोसाइट्स नहीं होती, बोमेन्स कैप्सूल में पोडोसाइट्स होती है बेटा। पोडोसाइट्स हेल्प्स इन फिल्टरेशन ऑफ ब्लड, ये बात बिल्कुल सही है, बट पोडोसाइट्स बोमेन्स कैप्सूल में होती है, विसरल लेयर में होती है, ग्लोमेरुलाई में नहीं होती है। 1 is incorrect but 2 is correct. Option 3 is the correct answer. Option 3 is the correct answer. ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, juxtaglomerular apparatus is formed by cellular modifications in the distal convoluted tubule and the efferent arteriole. गलत बेटा, distal convoluted tubule and afferent arteriole. A fall in glomerular filtration rate can activate the JG cells to release renin. अगर आपका GFR कम हो जाता है बेटा, तो GFR कम होने पर आपके JG सेल्स रेनिन रिलीज करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। अब तो बेटा ये स्टेटमेंट तुम्हें रट जानी चाहिए। An excessive loss of fluid from the body can stimulate the adenohypophysis to release vasopressin. बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो adenohypophysis is the name of anterior pituitary.
पहली बात तो वहां से कभी भी वैसोप्रेसिन रिलीज नहीं हो सकता, क्योंकि वहां वैसोप्रेसिन स्टोर ही नहीं होता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज होता है, वो भी हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेशन मिलती है, तो वो न्यूरोहाइपोफाइसिस से इसे रिलीज करवाते हैं। फॉल्स। एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रिवेंट डायूरेसिस, यस, उसका नाम ही है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका नाम ही है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, डायूरेसिस को प्रिवेंट करेगा। 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन 1, बिल्कुल सही बात है। एंजियोटेंसिन 2 इज अ वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ये बात भी बिल्कुल सही है। पहले रेनिन कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में, फिर एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की मदद से, और एंजियोटेंसिन 2 इज अ वैसोकंस्ट्रिक्टर, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कर लो। असर्शन रीजन तुम्हें मैं होमवर्क में दे दूंगी, अगले दिन आके डिस्कस कर लूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा असर्शन रीजन है नहीं, पर तुम्हारी बेटा अगली क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो तुम्हें ब्रेक नहीं मिलेगा, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एटलीस्ट कर लो। स्वेट इज प्रोड्यूस्ड बाय सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट सेबेशियस ग्लैंड से कब से प्रोड्यूस होने लग गया बेटा, स्वेट ग्लैंड से प्रोड्यूस होगा। फॉल्स। सीबम प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन, बिल्कुल सही, अभी अभी एनसीईआरटी से पढ़ा है बेटा हमने। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू यूरीमिया, yes it can lead to uremia. In patients of uremia, urea can be removed by a process called as hemodialysis, yes. malfunctioning अगर हो जाए तो आपकी यूरीमिया हो जाएगी, यूरिया रिटेन्ड इन द ब्लड, और पेशेंट्स जिनको यूरीमिया होता है, यूरिया आप रिमूव कर सकते हो हीमोडायलिसिस से। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थोड़े से तो हैं बेटा, देखो अब ना जल्दीबाजी में मैं नहीं कराऊंगी, तो मैं एक क्वेश्चन करा देती हूँ, बाकी आप खुद करके आना। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन करा देती हूँ, बाकी मैं आपको होमवर्क में दे देती हूँ, एटलीस्ट आप खुद से ट्राई करो। अगले दिन आऊंगी तो इनके आंसर्स आपके साथ में डिस्कस कर लूंगी, चलेगा तुम लोगों को? ठीक है, जल्दीबाजी में नहीं करते बेटा, है ना, इतनी कोई बेटा हमारी ट्रेन नहीं छूट रही है। देखो क्या बोला तुमने, ब्लड क्या, हाँ देखो, असर्शन कहता है सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम एनिमल्स, यस, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। रीजन भी दे दिया है, इट हेल्प्स टू मेंटेन अ डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी, है ना, तो कुछ अमाउंट में यूरिया आप किडनी मैट्रिक्स में रिटेन करते हैं कुछ एनिमल्स के, ये आपकी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के हेल्प काम में आता है। रीजन भी एक्सप्लेन किया है, बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, एटलीस्ट 60 तक टारगेट हम पहुंच जाते हैं। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नहीं बेटा, डीसीटी में होता है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। PCT is also capable of absorption of bicarbonate, yes it is capable of absorption of bicarbonate. Assertion is false but the reason is true, option 4, assertion is false but the reason is true। और आखिरी क्वेश्चन आज का ये कर लो बेटा, फिर मैं बाकी आप होमवर्क में कर लेना। ठीक है, एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड, फिर से वही क्वेश्चन है, एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट द ऑस्मोरिसेप्टर इन द बॉडी, ये बात बिल्कुल सही दी है, एक्सेसिव लॉस से आपके ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ऑस्मोरिसेप्टर सप्रेस द रिलीज ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, नहीं बेटा, इट प्रमोट्स द रिलीज ऑफ द एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन 3। ठीक है, कितने क्वेश्चंस होमवर्क में दे रही हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस होमवर्क में है, चलेगा? इन 8 को बेटा आपने सॉल्व करना है। मैं इसीलिए आप देखो, मैं ले तो सकती हूँ कि 6 बजे तक क्लास ले लूं, फिर तुम्हें बेटा ब्रेन फॉग हो जाएगा ना, तो मेरे को ऐसा कोई लोड नहीं है कि मैं तुम्हारी एकदम भगा भगा के कर लूं। ठीक है, कंप्लीट करने वाला गोल नहीं होना चाहिए, अच्छे से पढ़ने का गोल होना चाहिए। 8 क्वेश्चंस मैं पीपीटी में ही छोड़ रही हूँ, पीडीएफ में से देखना और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं अगली क्लास शुरू करूंगी, 10 मिनट लगेगा, है ना, 10 मिनट में आराम से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी, इतनी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। थोड़ा होमवर्क भी मिल गया इसी बहाने तुम्हें, थोड़ा सा इस चैप्टर को एक बारी देख भी लोगे, है ना, और अगले क्लास में हम इसे डिस्कस भी कर लेंगे, है ना। चलिए हम मिलेंगे बेटा अगली क्लास में, मुझे जरूर बताना इस
जो ये जो क्वेश्चंस है बेटा, हर एक टॉपिक से कवर किया हुआ क्वेश्चंस है। अगर आपको कभी भी रिवीजन करना होता है ना, प्रैक्टिस करना होता है, तो आप सिंपल इसमें से ही प्रैक्टिस कर लिया करो, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा कक्षा अटेंड करने के लिए। और आप गाना मैं आपको सुना देती हूँ। गाना मुझे कुछ याद खास आ नहीं रहा है, आपका भी टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। यस, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। आप केवल और केवल बेटा पढ़ाई कीजिए, आपका मेन गोल है पढ़ाई अभी करना, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। एंड मिलते हैं बेटा अगले हफ्ते। लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल बेटा, बहुत सारा प्यार, और बस मस्त होके पढ़ते रहिए। मुझे जरूर बताइएगा लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू ऑल बेटा इन द नेक्स्ट वीक। ओके, बाय बाय।